Hello everyone. Today we have Nakshatra with us. He has more than a decade of experience in restaurant business. He also owns a social media marketing agency. And today we have कि हम लोग समझ सकें कि हाउ टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, हम लोग को कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है और ओवरऑल क्या क्या इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टार्टिंग के, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टाफ मैनेजमेंट, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट बिजनेस वी विल लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. Perfect. So, welcome Nakshatra Thank you so much for to having the me. podcast. Yes, thank you so much for having me, and I am excited to be here. And it was a random call from him, and this is like the first time I am also doing it. So very excited. Yeah. Nice. तो नक्षत्र टेल अस समथिंग आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे स्टार्ट करा ये रेस्टोरेंट बिजनेस, आपने मतलब क्या एजुकेशन रही आपकी एंड हाउ डिड यू प्लान टू जस्ट डू समथिंग इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और वो. So I'll tell you, मैं 11th क्लास में कोटा चला गया था एंड 11th-12th मेरी कोटा से की क्योंकि मैं 10th में टॉपर था. तो IIT की तैयारी करना एक मैंडेट बन जाता है अपने आप ही जब आपकी 10th में 94-95% आती है. तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल. तो इंजीनियरिंग चूज़ की मैंने एंड IIT की प्रिपरेशन आई वाज डूइंग. तो 2 साल कोटा में मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बाकी सब कुछ किया. आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड काफ़ी बड़ा मेरा ग्रुप था एंड हम लोग बढ़िया चिल करते थे एंड उसका इम्पैक्ट भी रहा. तो 12th में उतना अच्छा परसेंटेज नहीं आया फिर कहीं ना कहीं. फिर बट आई वर्कआउट करके मैं पुणे पहुंचा. सो मेरा कॉलेज वाज फ्रॉम पुणे, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी. एंड वो 4 साल बहुत बढ़िया थे. वहाँ पे सबसे अच्छी बात मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की जो मेरे को लगती है वो ये है कि बहुत सारा टाइम मिलता है वो फिगर आउट करने के लिए कि क्या कर सकते हो आप लाइफ में और क्या नहीं करना है इंजीनियरिंग के अलावा. हाँ, इंजीनियरिंग के अलावा. तो फर्स्ट ईयर में पहुँचते ही सबसे पहला जो मेरे ख्याल से अभी भी स्टूडेंट्स को रहता होगा कि क्या करना है लाइफ में. तो मैंने बहुत सोचा इस चीज़ पे, यार क्या करें लाइफ में. तो कोई जवाब मिला नहीं इस चीज़ का. फिर मैंने एक दिन बैठा था तो मैंने डिसाइड किया यार ये तो समझ में आ नहीं रहा कि क्या करना है, तो ये देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना है. तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि यार एक चेक लिस्ट बनाते हैं कि ये ऑप्शन है. तो फर्स्ट ईयर में जब आप होते हो आपको लगता है भाई सब कुछ कर सकते हो आप. आपका एक बैंड होना चाहिए, आप सिंगिंग कर सकते हो, रैप कर सकते हो और ड्रामेटिक्स कर सकते हो, 50 चीज़ें. मैंने सारी चीज़ें ट्राई की और मुझे धीरे धीरे पता चलता गया कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा. जैसे कि सिंगिंग मैं नहीं कर सकता और रैप भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत गंदा गाया था एक दो बार मैंने जब कॉलेज फेस्ट में ट्राई किया. एंड उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ रीडिंग में. तो मैंने बुक्स मतलब ऑलरेडी था 10th क्लास में पढ़ रहा था बट काफ़ी टाइम मिला तो मैंने रीडिंग स्टार्ट की. और रीडिंग में भी मुझे थोड़ा ह्यूमन डायनामिक्स में इंटरेस्ट आया, थोड़ा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया. एंड वो आई थिंक एक कोर था कहीं ना कहीं ऑफ ओवरऑल जर्नी जो अभी चल रही है मेरी, जो उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ था बट हाँ वो एक कोर था. तो मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल काहनेमान. एंड मतलब दैट बुक जस्ट गॉट मी इंडल्ज इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी कम्प्लीटली. और बहुत बढ़िया बुक है अगर आपको स्टार्ट आउट करना है और आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो तो. एंड तो वो स्टार्ट हुआ एंड उससे मुझे लगा कि यार ये बढ़िया चीज़ है. और फिर मेरे को ना एक ऑब्सेशन हो गया कि यार एक सवाल का जवाब जानने में कि वाई वी डू व्हाट वी डू, कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. एंड बस उसी के जानने में लग गया. मैं काफ़ी सारी और बुक्स पढ़ी. डॉक्टर ब्रायन वेस्ट करके एक ऑथर है एंड ही इज़ नंबर 1 हिप्नोथेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड. तो उनकी मल्टीपल बुक्स हैं. तो मैंने वो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और भी डीपर काफ़ी बुक्स पढ़ी. उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन मार्केटिंग से हुआ. इसका आंसर आपको मिला व्हाई वी डू व्हाट वी डू कुछ? मतलब ये थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है. कोई एक ना सिंगल लाइन आंसर नहीं है इसका, 1 लाइन आंसर नहीं है. बट हाँ काफ़ी हद तक मुझे समझ में आया. जैसे मतलब एक एग्जांपल दूंगा इसमें मैं. तो जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा आने पे 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं जो लोग रिएक्ट करते हैं. एक लोग होते हैं जो कामली सुनेंगे उस बात को और दूसरा इंसान होगा जो तुरंत रिएक्ट करेगा उस चीज़ पे कि यार तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं नहीं सुन सकता. रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. तो मतलब उसमें मुझे जैसे एक चीज़ पता चली कि हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम होते हैं. उनका नाम तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है बट सिस्टम 1 सिस्टम 2 बोला है जैसे डैनियल काहनेमान ने भी उनकी बुक में. तो सिस्टम 1 इज़ द सिस्टम जो कि यूजुअली काम कर रहा होता है. जब हम जैसे अभी नॉर्मली बैठे हैं बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम 1 में हम बात कर रहे हैं. सिस्टम 2 होता है जिसको बनाया गया है कि एकदम अब्रप्ट रिस्पॉन्सेज के लिए. जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ जाता है तो एकदम से आप हटाते हो, तो ऐसा क्विक रिस्पॉन्स जिसमें सोचने का टाइम नहीं मिलता. वो सिस्टम 2 एक्टिव हो जाता है, सिस्टम 1 को टेक ओवर कर लेता है.
तो जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर मुझे भी पहले जैसे बहुत गुस्सा आता था, तो उन लोगों का सिस्टम 2 सिस्टम 1 को टेक ओवर कर लेता है, एंड दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। और इसीलिए वो गुस्सा का रिएक्शन उनको तुरंत देना पड़ता है। तो अगर उस जैसे गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे अगर आप 3 सेकंड भी रुक जाओ तो आपका सिस्टम 1 इन प्लेस रहेगा, आप नहीं रिएक्ट करोगे। 3-4-5 सेकंड भी अगर आप रुक जाते हो तो दैट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस विच आई मतलब रियली इन्जॉयड। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे वो एक पता चला कि गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं कि आप फीलिंग्स क्यों होती हैं, है ना, आपको फेलियर क्यों फील होता है इतना ज़्यादा, ऐसे मतलब बहुत सारी अलग चीज़ें। मेरे ख्याल से एक सेपरेट पॉडकास्ट बन जाएगा इस पर। तो सो वो एक ऑब्सेशन था मेरे को कि यार ये जानना है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मार्केटिंग, एंड मैंने मार्केटिंग की बुक्स पढ़ना चालू की, एंड आई रियलाइज़ कि यार काफ़ी एक कनेक्शन है मार्केटिंग में और ह्यूमन साइकोलॉजी में। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ सको तो मार्केटिंग बिकम्स वेरी इजी। एंड वहीं से मतलब मेरे ख्याल से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, बस मैं पढ़े जा रहा था, है ना। देयर वाज नो आइडिया। एंड जैसे स्टीव जॉब्स का कोट है ना कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स गोइंग बैकवर्ड्स नॉट फॉरवर्ड। तो उस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं इवन कई बार बैठ के सोचता था यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मतलब मुझे क्या मिल रहा है इससे, व्हाट्स द आउटपुट। देयर वाज नो आउटपुट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। बट अब मुझे समझ में आता है कि यार आउटपुट था उस चीज़ का। मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब वो एक मेरा कहीं ना कहीं पॉइंट बन गया कि यार ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, एंड आई माइट स्टार्ट अ एजेंसी इन द फ्यूचर। वो एक मिली सेकेंड के लिए थॉट आया था उस टाइम पे, फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब मैं था। और मुझे लगता है कि वो एक मतलब मिली सेकेंड के थॉट ऐसे काफ़ी आते हैं जो लाइफ चेंजिंग हो जाते हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज कर देते हैं। जो कि सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि यार ये चीज़ें नहीं करनी है मुझे। लाइक मुझे मैं सिंगर नहीं बन सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बट मुझे 1-2 चीज़ें मिल गई थी कि यार हाँ मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मेरा रीडिंग में इंटरेस्ट है, मेरा मे बी मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि मैं क्या कर सकता हूँ एप्लीकेशन वाइज अभी उस सिचुएशन में। मतलब मैं सेकेंड ईयर में था या थर्ड ईयर में था, तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर कंपनीज उस टाइम पे ही। एंड आई यूज टू वर्क विथ अ लॉट ऑफ स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स करके होते हैं, पुणे में बहुत हैं, मुंबई में बहुत हैं। तो दे बेसिकली हेल्प यू टू अपस्केल योर जो भी स्टार्टअप है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें दे प्रोवाइड यू। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, और 1-2 और कंपनीज के साथ में आई वर्क। तो आई रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखना चालू कर दिया था सेकेंड थर्ड ईयर में ही। आई लर्न टीम बिल्डिंग, आई लर्न कि यार कैसे एक बेसिक स्टार्टअप को थोड़ा आप स्केल कर सकते हो, और फिर 0 to 1 कैसे लेके जा सकते हो, 1 to 10 कैसे लेके जा सकते हो। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई सेकेंड थर्ड ईयर तक कि यार करना मुझे बिजनेस ही है ना। बट वन गुड पार्ट वॉज कि मैं सिर्फ सोच नहीं रहा था, आई वॉज साथ के साथ में एप्लीकेशन भी कर रहा था उस चीज़ में। जैसे मुझे समझ में आया कि यार बिजनेस करना है, तो मैं हाथ के हाथ अप्लाई करना चालू कर दिया कंपनीज में, सीखना। मैं कहा एक बार जॉब भी करके देख लेते हैं कैसा लगता है। तो मैंने 3-4 महीने की, मेरे को मतलब मज़ा आया क्योंकि पैसे आ रहे थे उस टाइम पे, अच्छा लगता है। मतलब आई अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी मेरे सेकेंड ईयर में ही फ्रॉम द जॉब। बट आई रियलाइज़ कि यार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि 3 साल में मतलब 3 महीने में ऐसा हुआ कि मतलब आई टेल यू, मतलब ये वाली स्टोरी मैं शेयर करता हूँ, एक एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है। तो एक कंपनी में मैंने काम स्टार्ट किया, ओके, एंड ये मेरे सेकेंड थर्ड ईयर का लाइक बात है। एंड सुबह मैं कॉलेज जाता था, शाम में आई यूज टू वर्क देयर। एंड 3 महीने मैंने काम किया। कौन सी इंडस्ट्री गई थी ये एक AI चैटबॉट था उस टाइम पे, एंड नाउ इट हैज़ गॉट एक्वायर्ड बाय रिलायंस। तो ये उस टाइम पे उसमें टीम लीड था मैं। तो कि Interact? नहीं, हैप्टिक करके हैप्टिक, जियो हैप्टिक, अभी जियो ने एक्वायर कर लिया। हाँ वो इंटरैक्ट है उसका व्हाट्सएप का जो है Interact है उसका WhatsApp का पता नहीं। तो हैप्टिक करके हुआ करती थी। तो मैंने 3 महीने काम किया था वहाँ पे उस टाइम पे। एंड 3 महीने में दे वर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए तो यार बहुत ज़्यादा होता है वो, कि मतलब एकदम ऐसा आएगा। और फर्स्ट टाइम पैसा आता है जो आपका कमाया हुआ होता है ना। सो इट वाज वेरी नाइस। एंड तो मेरे को ये था कि यार 3 महीने बाद, 3 महीने सिर्फ काम करते हैं, फिर 3 महीने बाद अपन बढ़िया घूमेंगे और दोस्तों के साथ जाएंगे और इधर उधर घूमेंगे, बढ़िया चिल करेंगे। अब जब मैं 3 महीने बाद मैं एक्चुअल में वो स्टेज आई जब मैं बैठा हुआ था एक मोमेंट पे, तो मैंने देखा 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करी। मेरे बैंक अकाउंट में बढ़िया पैसे थे, है ना। और बट क्योंकि मैं सुबह तो जा रहा था कॉलेज और शाम में मैं काम कर रहा था, माई हेल्थ वॉज शिट, है ना। माई फिजिकल हेल्थ
गॉट डिटोरेटेड वेरी वेरी मच, और मेंटली ऑल्सो इट गॉट डिटोरेटेड वेरी मच। और जो मेरे दोस्त थे वो लोग भी मेरे से कहीं ना कहीं छूट चुके थे, वो 3 महीने मैं ही अवेलेबल नहीं था। तो इवन फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट ना, आप थोड़ा इनपुट देते हो, सामने वाले इनपुट देते हैं, तो एक बॉन्ड बनता है। तो 3 महीने बाद ना तो मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक थी, ना मेरी मेंटल हेल्थ ठीक थी, और ना मेरी दोस्त बच्चे थे, मतलब दोस्त थे बट उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं था मेरे लिए। तो आई थिंक वो एक मेजर लेसन था लाइफ का कि यार एक तो ये मैं कभी भी स्टार्ट करूँगा कंपनी तो आई विल मेक श्योर कि लोग डिटोरिएट ना हो पूरा का पूरा, और दूसरा मुझे जॉब नहीं करनी। मतलब वो मुझे समझ में आ गया था सेकंड थर्ड ईयर में कि यार मुझे नहीं करनी, मुझे धंधा बनाना है, कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगा बिजनेस में वर्कआउट करके, बट लेट्स डू इट। ये नहीं पता कि क्या करूँगा बट कर लूँगा। मतलब दिस इज़ नॉट दैट थिंग दैट आई एन्जॉय, आई वॉन्ट कंट्रोल ऑफ माई टाइम, एंड इट माइट बी गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग दैम, बट मेरे लिए नहीं था एटलीस्ट आई रियलाइज। तो मैं फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स में बैठा ही नहीं, एंड सो वहाँ से फिर एक रेस्टोरेंट की जर्नी स्टार्ट हुई मेरे फाइनल ईयर से। तो फाइनल ईयर में काफ़ी फ्री टाइम होता है आपके पास में, एंड मुझे एक रैंडम कॉल आया मेरे बचपन के दोस्त का कि यार ऐसा ऐसा है, एक कंपनी है, उस टाइम पे BWC ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती, 40-50 ही स्टोर्स थे, तो ऐसा ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ तो तू बता, करें इसको मिलके, अपन स्टार्ट आउट करते हैं जयपुर में। मैं पुणे था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा, और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने हाँ बोल दिया सीधे, मैंने कहा चलो करते हैं मिल के वर्कआउट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर हम लोग गए थे थोड़ा उनका ट्राई आउट करने कि ये चलेगा नहीं चलेगा जयपुर में, एंड ये था, बट फिर हमें लगा चलो करते हैं, कोई नहीं, देखा जाएगा कि क्या होता है। तो फाइनल ईयर ऑफ माई कॉलेज जो 2 सेमेस्टर होते हैं बेसिकली, 6-6 महीने के एक सेमेस्टर होते हैं, तो जो मेरा फाइनल सेमेस्टर था जब बच्चे प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, मैं 6 महीने में से 4 महीने जयपुर था, वे वी वर बिल्डिंग दिस फर्स्ट स्टोर ऑफ आवर्स, एंड हायरिंग वगैरह ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। और फनी थिंग अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं 4 महीने यहाँ था, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं 4 महीने गायब हूँ, है ना, बट ऐसा ही होता है, एजुकेशन सिस्टम ऐसी है। और मैं बढ़िया मतलब परसेंटेज से पास भी हुआ, तो 8 CGPA आया, और मतलब कोई, मैं 4 महीने था ही नहीं, मतलब मैं पुणे ही नहीं था 4 महीने 6 महीने में से बेसिकली। सो या दैट हैपेंड, एंड उसके बाद हमने फर्स्ट स्टोर से स्टार्ट आउट किया। तो वहाँ से एक रेस्टोरेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। ये खुद का ही आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था या कोई फ्रेंचाइजी? ये फ्रेंचाइजी थी बेल्जियन वॉफल की, जैसे मैंने आपको बताया। BWC उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं था जितना आज है, उसके 50 स्टोर्स थे, एंड हमने कहा जयपुर लेके चलते हैं इसे, एंड ही वाज माय फ्रेंड हर्ष, एंड उसके साथ में भी स्टार्टेड, हमने पहला स्टोर स्टार्ट आउट किया। तो अच्छा, उनको भी फ्रेंचाइजी लेने का भी एक प्रोसेस था बहुत अच्छा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो जो ओनर हैं, he didn't give franchisee to anyone and everyone, he was very specific about giving franchisee। तो एक फॉर्म था उनका उनकी वेबसाइट पे, जो कि काफ़ी बड़ा फॉर्म था, वो फिलअप करना था, एंड हम दोनों बैठे हुए थे रात को 2 बजे 4 बजे तक, 2 घंटे लेके हमने फॉर्म फिलअप किया। हमने मल्टीपल अलग रूट से जाने का ट्राई किया कि यार जो फ्रेंचाइजी दिलवाते हैं उन लोगों को बात करें, कुछ कंसल्टेंट को बात करें, कोई हेल्पफुल नहीं था। उनका तरीका से यही था फॉर्म, एंड वी फिल्ड द फॉर्म, एंड उनका अगले दिन रिप्लाई आ गया, एंड इट वर्कड प्रीटी वेल फॉर अस। क्या लगा आपको कि आपने ऐसा कुछ मेंशन करा जिससे वो कन्विंस हुए कि हाँ दीज आर द राइट? आई थिंक एक चीज़ थी ज़ील, कि हमने हर चीज़ के आंसर ऐसे दिए थे कि यार हमें ज़ील है, हम कर लेंगे, हम मतलब तवे पे बैठे हुए हैं एकदम गरम, हमें बस एक मौका चाहिए और हम बस रेडी हैं 24 घंटे देने के लिए पूरा का पूरा। तो वो एक चीज़ थी, मतलब मेरे ख्याल से वो लोग भी ये चीज़ देख रहे थे कि उन्हें लोग चाहिए, उन्हें लोगों से फ्रेंचाइजी से ज़्यादा एक पार्टनर्स चाहिए जो खुद अपना समझ के उसको ग्रो कर सकें, पैशनेटली ग्रो कर सकें और फुल टाइम ध्यान दे सकें। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत पैसा है, वो बस ले लेते हैं और फिर एज अ सेकेंडरी बिजनेस चलता रहता है, वो नहीं चाहिए थे बेसिकली मेरे को लगता है। सो इट स्टार्टेड, एंड वहीं से मार्केटिंग की जर्नी भी स्टार्ट हुई, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम पे 2017-18 की बात है ये, तो जयपुर बहुत अलग था उस टाइम पे, एंड वी होस्टेड वन ऑफ द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन ऑफ जयपुर। उस टाइम तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज अ टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हम लोग जब लेके आए, हमने एक प्लान बनाया यार एक मार्केटिंग अपन किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक बहुत जेनेरिक चीज़ें होती थी, है ना। 17-18 के बाद में ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जो मतलब आप पिछले 6 साल में आप चेंजेस देख रहे हो जयपुर में। 17-18 में कुछ नहीं था, एंड BWC वॉज द फर्स्ट ब्रांड। उसके बाद में सारी न्यू एज ब्रांड्स आई हैं जो कि सारी QSRs आए। सो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि
30 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं एंड लेट्स इनवाइट फूड ब्लॉगर्स एंड उसको कैटेगराइज किया बेसिकली अलग अलग उसमें 10 फूड इन्फ्लुएंसर, 10 फैशन इन्फ्लुएंसर एंड 10 पेज 3 पीपल ऑफ जयपुर जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं एंड लेट्स हैव अ कंबाइंड इम्पैक्ट ऑन पीपल सबकॉन्शियस ब्रेन कि एक बड़ा ब्रांड आ रहा है ना, बिकॉज जयपुर एटलीस्ट उस टाइम तक तो ऐसा था कि मतलब वी आर मोर स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, टीयर 2 सोसाइटीज़ जितनी हैं मेजॉरिटी आर स्टेटस ड्रिवन, आर नॉट वेल्थ ड्रिवन। जैसे मुंबई है, मुंबई में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता काफ़ी सारी चीज़ों को, मतलब वो एक नॉर्मल ठेले पे जाके खा लेंगे बट मतलब और शो ऑफ नहीं करते, इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं, बट यहाँ पे है, हमें लगा लेट्स लेवरेज ऑन दैट शो ऑफ वाली चीज़ पे, और लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना था एक फीलिंग से विच वॉज बिगर देन देम, राइट। सो वी क्रिएटेड अ कैंपेन कि when we said BWC is coming to Jaipur, we just didn't say कि BWC is coming to Jaipur. We said Mumbai's Belgian waffle is coming to Jaipur, and we purposely incorporated the word Mumbai उसमें. Reason being, people like being associated to that feeling कि यार हमें तो पता है, हम तो जाते रहते हैं, हमें तो पता है, कैजुअल है हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लोग एसोसिएट होना चाहते हैं एंड इवन मैं भी एसोसिएट होना चाहता हूँ। हम सब में एक वो है कि यार हम रिलेट करना चाहते हैं हमसे हायर चीज़ों में कहीं ना कहीं। सो दैट इज़ समथिंग जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप होगे, आप पर्पसली और नॉन पर्पसली उसको प्रमोट करोगे, राइट। सो वी डिड दैट। वो 30 जो भी क्रिएटर्स थे उस टाइम पे, हमने मतलब मैंने उनको एक स्पेसिफिक वो दिया था कि या मुझे ये लाइन चाहिए, इस टाइम पे चाहिए और ऐसे चाहिए, और 30 अलग अलग दिन पे तुम्हें डालनी है सब लोगों को। तो 40 to 50 डेज़ वो पूरा लाइक कैंपेन चला एंड वो एक पहला इन्फ्लुएंसर कैंपेन था पूरा का पूरा, जो कि बेसिकली 60 दिन चला होगा मतलब, एंड पूरे टाइम इंस्टा पे 60 दिन तक केवल BWC था। तो उस टाइम पे अटेंशन बाय करना वाज नॉट दैट हार्ड जितना आज है, क्योंकि इतनी ब्रांड्स ही नहीं थी, ना इतने क्रिएटर्स थे, लिमिटेड क्रिएटर्स थे, लिमिटेड ब्रांड्स थी। वी कुड होल्ड ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द अटेंशन स्पैन जो कि इंस्टा पे चल रहा है, ब्रांड्स ही नहीं है, कोई ब्रांड इंस्टा पे प्रमोट ही नहीं कर रही अपने को उस तरीके से, एंड इट वर्कड आउट इन आवर फेवर। हम लोग ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने में वी आर एबल टू कवर आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड इट वाज क्रेजी, मतलब ओवरऑल जिस तरीके से टर्न आउट हुआ। ये आपने प्लान करा स्टार्ट होने के पहले ही? स्टार्ट होने के पहले ही वी हैड द प्लान रेडी एंड वी एग्जीक्यूटेड अवेयरनेस कैंपेन के हिसाब से। यस, अवेयरनेस कैंपेन के हिसाब से, एंड टर्न आउट टू बी प्रीटी गुड आल्सो। देन मल्टीपल ब्रांड्स में एक्सपेंशन हुआ, मतलब मल्टीपल स्टोर्स खुले, एंड हर एक्सपेंशन के साथ में एक नया इन्फ्लुएंसर कैंपेन होता था। जैसे कि जब सी स्कीम वाला स्टोर आया तो उसमें ये था कि जयपुर मोस्ट फोटोजेनिक आउटलेट, सो देयर वाज समथिंग न्यू, जिस टैगलाइन से वो जगह जानी जाएगी बेसिकली। एंड अब तो खैर वो नहीं कर सकते क्योंकि अब तो 50-100 स्टोर्स हैं जो अपने आप को फोटोजेनिक बोलते हैं, बट वो उस टाइम के हिसाब से पहला था, राइट। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी है, अगर कुछ भी आप कैंपेन प्लान आउट कर रहे हो तो कुछ यूनिक होना चाहिए उसमें, जो कि पहले नहीं हुआ, एंड ये लाइक मेरा फोकस रहता है हमेशा से। सो मल्टीपल ब्रांड्स हुए, उसके बाद में एक्सपेंशन हुआ, एंड उसके बाद एक और स्टोर भी ट्राइड आउट बबल रश के नाम से। इट डिडंट वर्क आउट प्रीटी वेल, क्योंकि हमने मतलब बढ़िया कर लिया था, काफ़ी एक्सपेंशन हो गया, हम लोग 20-21-22 साल के तो थे ही, हमें लगा कि यार कुछ नया करते हैं, तो एक बबल टी का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए, एंड टू अर्ली था मतलब उस टाइम के हिसाब से जयपुर के लिए। अब तो खैर कॉमन हो गया बबल टी इतना, बट उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस थे ऑपरेशन वाइज भी, और काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जो हमने उस टाइम प्रिडिक्ट नहीं किए थे। इट डिडंट टर्न आउट टू बी प्रीटी गुड, एंड साल भर के अंदर वी शट इट डाउन, एंड उसके बाद में वी स्टार्टेड विद मेसीडोर, जो कि बनी पार्क से स्टार्ट हुआ था, हाँ ओन ब्रांड, एंड दैट हैड इट्स ओन चैलेंजेस। एंड बनी पार्क में हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक लॉसेस में थे, एंड बट फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आई, टर्न आउट हुआ। अब तो ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके हैं, 2 स्टोर्स हैं, एंड मतलब बहुत अच्छा एक आउटपुट निकला है उससे, और बहुत सारी लर्निंग्स रही उससे। उसके बाद में लाइक लास्ट 2 साल में आई हैव टेकन एग्जिट फ्रॉम दीज ब्रांड्स, एंड नाउ आई हैव बाउजी मोमोज। बाउजी मोमोज का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली की ब्रांड है, एंड उसकी फ्रेंचाइजी ली मैंने 2 साल पहले, एग्जैक्टली 2 साल हुए हैं अभी अक्टूबर में, क्योंकि वो स्टार्ट किया था वैशाली नगर में। वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट आउटलेट, सी स्कीम में सेकेंड आउटलेट है, जो कि 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, एंड अभी मालवीय नगर थर्ड आउटलेट विच वी हैव जस्ट स्टार्टेड 3 महीने पहले, राइट। सो
दिस इज़ हाउ द इंटायर जर्नी हैज़ बीन। इसमें काफ़ी सारे अच्छे डिसीजंस थे जो हमने लिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया मार्केटिंग कैंपेन्स किए, मतलब एक दो चीज़ें तो हमने ऐसी की कि पूरे इंडिया में वायरल हो गई थी उस टाइम पे। सो नक्श, एग्जाम्पल, एक कॉलेज स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट होने वाला है एंड ही वांट्स टू डू समथिंग इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, और सम वर्किंग प्रोफेशनल वांट्स टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, तो हाउ शुड ही और शी अप्रोचेज टू दिस एग्जीक्यूशन रेस्टोरेंट बिजनेस? उनको किस चीज़ पे प्रायोरिटाइज करनी चाहिए? टॉप 3 थिंग्स दे शुड प्रायोरिटाइज बिफोर स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट बिजनेस। सो रेस्टोरेंट अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला ऑप्शन है QSR। QSR इज़ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे कि BWC हो गया या फिर जितने भी आप न्यू एज ब्रांड्स देखते हो वो सब QSR में आते हैं। फिर सेकंड है फाइन डाइन, जैसे OTH हो गया, या फिर जो भी बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे 60, 100, 120 कैपेसिटी की सिटिंग होती है, वो फाइन डाइन में आ गए, जहाँ पे आपके एक अलग तरीके के चैलेंजेस हैं और अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तीसरा फूड कार्ट हो गया, जो कि इतना एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी स्टार्ट आउट कर सकता है अपने उसके लिए। सो लेट्स से पहले तो कौन स्टार्ट कर रहा है, अगर एक स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल स्टार्ट कर रहा है, तो सबके लिए मेरे ख्याल से अलग अलग चैलेंजेस होंगे। अगर आपको स्टार्ट आउट करना है, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना चाहिए आपका प्रोडक्ट क्या देने वाले हो आप, है ना। या तो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए आपका, इफ़ यू हैव टू गो लॉन्ग टर्म, तो प्रोडक्ट हैज़ टू बी रियली यूनिक। अगर वो नहीं है तो आप 5 साल नहीं सर्वाइव कर सकते। एंड वो तो स्टैट एक फेमस चलता ही है कि 90% रेस्टोरेंट 1 साल में बंद हो जाते हैं और 99% 5 साल में बंद हो जाते हैं। सो हाँ, बट वो सही है, हो जाते हैं बंद। आप खुद देखो, मतलब 5 साल के अंदर आपको वो नहीं मिलेंगे, और जो 5 साल सर्वाइव कर गया वो ब्रांड है, राइट। और ये हर बिजनेस में है, रेस्टोरेंट में तो ज़्यादा ही है। सो अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो तो पहले तो एक मेरे ख्याल से प्रोडक्ट मार्केट फिट देखो, या तो आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल भी हो। सबसे पहले तो यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हमने स्टार्ट किया, वॉफल वाज अ यूनिक प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी उस तरीके से नहीं दे रहा था। देन मेसी में देवर चूरोज वर न्यू। सिमिलरली मोमोज जो ये वाले हैं वो एक अलग तरीके के मोमोज हैं, राइट। इट्स वेरी डिफरेंट, जो कि जयपुर में नहीं मिल रहे थे तंदूरी वाले। सो देयर है, तो दैट यूनिक प्रोडक्ट गिव्स यू एन एज, जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर गए पहले तो, जो एक भीड़ है, क्योंकि हर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है अभी आज की डेट में, तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। सेकंड, अगर आपने एक बार फिगर आउट कर लिया कि यार आपका प्रोडक्ट यूनिक है, तो आप मतलब आप स्टार्ट आउट कार्ट से कर सकते हो। इसलिए मैं मतलब आप आज के टाइम में कार्ट चालू करना इज द सेफेस्ट ऑप्शन। स्टार्ट आउट विद द कार्ट, 3 महीने 6 महीने का आप एक रनवे रखो, कि यार आपको प्रोडक्ट ट्राई आउट कराना है, मैक्सिमम लोगों को फीडबैक लेना है और देखना है कि अगर आप नेट पॉजिटिव में आ रहे हो तो आप एक QSR की तरफ मूव हो सकते हो, है ना। QSR में क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो कार्ट में आपका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, आप 5 लाख के अंदर अंदर स्टार्ट आउट कर सकते हो एक कार्ट। QSR में 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, अगर आप फ्रेंचाइजी लोगे भी और नहीं भी लोगे तो भी 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका। और फाइन डाइन में और ज़्यादा है, फाइन डाइन में 30+ से 50 तक कितना भी जा सकता है वो, डिपेंडिंग ऑन आप क्या खोल रहे हो, राइट। सो अगर आप कार्ट से स्टार्ट करते हो एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको एक डेटा मिल जाएगा कि यार हाँ आपका प्रोडक्ट समझ आ रहा है लोगों को। और अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट नहीं है ना, तो एक यूनिक स्टोरी होनी चाहिए। जैसे आप वड़ा पाव गर्ल का एग्जांपल ले लो, या फिर आप किसी का भी ले लो जो वायरल हैं, उनकी देखो पर्सनैलिटी यूनिक है। वो भले ही कैसा भी दे रहे हो, बट एक यूनिकनेस तो है पर्सनैलिटी में, जो वायरल हुआ वो, तो वो यूनिकनेस की वजह से चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं। प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो पर्सनैलिटी यूनिक कर दो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएटर चाहिए ही चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे भीड़ में पिज्ज़ा पास्ता मिल रहा है, आपने भी खोल लिया फिर पिज्ज़ा पास्ता और वही मॉकटेल, वही कोल्ड कॉफी। कुछ फ्रेशनेस, कुछ अलग चीज लोगों को हाईलाइट होनी चाहिए कि ये कुछ अलग है। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस टाइम में हम लोग आ चुके हैं 2024 में, लोगों की ऑलरेडी फेवरेट ब्रांड्स बन चुकी हैं। पीपल आर वेरी हाइपर स्पेसिफिक अबाउट वेयर दे वांट टू ईट एंड व्हाट दे वांट टू ईट, है ना। तो जैसे बिरयानी है, बिरयानी बाई किलो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, बिरयानी ब्लूज बहुत बड़ा हो चुका है। सिमिलरली रोल्स में लोगों की फेवरेट ब्रांड है, डोसे में एक फेवरेट ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे डोसा का लोग जाते हैं। मोमोज में लोग स्पेसिफिक हो चुके हैं, नॉर्थ इंडियन में लोग स्पेसिफिक हो चुके हैं। तो हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं लोग स्पेसिफिक हो चुके हैं। फूड में अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी लानी है तो आपको स्केल पे तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो अगर ऑलरेडी एक नॉर्थ इंडियन में लेट्स से थाली है, अब वो मैक्सिमम मोनोपोली उसके पास है, तो कोई भी नया अगर लेके आता है तो या तो वो ऐसा लेके आए कि 5 से 8 आउटलेट्स पूरे एक साथ लेके आ रहा है, तो वो मैक्सिमम कवरेज दे पा रहा है। एक आउटलेट में तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
तो आई वुड से कि अगर आप नया स्टार्ट आउट कर रहे हो, rather than starting a North Indian brand or starting a cafe which is serving the same pizza pasta, you start with something unique. मतलब अभी जैसे बबल टी के स्टोर्स नए चल रहे हैं, अभी बोबा भाई करके एक ब्रांड है, देव गॉट फंडिंग, एंड बबल टी की 2-3 आउटलेट्स को एक फंडिंग मिली है. शॉर्मा के ब्रांड्स अभी आ रहे हैं नए, एंड कुछ भी आप यूनिक लाओगे. शॉर्मा की कोई ब्रांड जैसे अभी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, जयपुर में अभी कोई नई ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं है बड़ी. तो कुछ भी एक यूनिक प्रोडक्ट होगा तो आप लंबा सर्वाइव कर सकते हो, और सर्वाइवल का ही गेम है कम्प्लीटली. और आपने ऐसा कुछ फिगर आउट करा है कि कैसे एक यूनिक प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्या जर्नी है एक एवरेज, आपको ये प्रोसेस करोगे तो यू कैन फाइंड. जैसे इंडिया में बहुत डाइवर्सिफाइड है, हर स्टेट की हर सिटी की एक स्पेशल डिश है जो शायद बगल वाले स्टेट में कोई जानता भी नहीं है. तो और ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कोई ट्रैवल के थ्रू एक्सप्लोर कर सकता है ऐसा कुछ, या पर्सनल फेवरेट पे जाएं कुछ अपना ही फिगर आउट करके. कोई प्रोसेस आप बता सकते हो जिसमें आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी डिश पे मैं वर्कआउट कर सकूं. मतलब जैसा आपने बोला ट्रैवल इज़ द इम्पॉर्टेंट की. जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ, तो जैसे हम लोग चूरोज लेके आए, तो चूरोज हमें भी कौन सा पता था. मतलब हम लोग वी आर नॉट कुक्स, वी आर नॉट शेफ्स बनाने वाले हैं, वी जस्ट नो कि यार मेरे को पता है कि यार ये चीज़ चल सकती है, और इट्स द बेस्ट पॉसिबल गेस. नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि क्या चलेगा, है ना. आप बेस्ट गेस ले सकते हो यार ये मे भी वर्क कर सकता है, राइट. तो हम मतलब मैं पुणे ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, एंड हम लोग एक आउटलेट में गए थे स्पेसिफिक चूरोस ट्राई करने, अलग अलग 2-3-4 तरीके के अलग अलग. हमने ट्राई आउट किए, बढ़िया लगा. पहले तो मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि यार मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं इसको कितना रिपीटेडली खा सकता हूँ. पहले तो ये एक बार तो मैं खा लूँगा आज, क्या मुझे कल भी क्रेविंग होगी इसकी, या परसों भी खाना चाहूँगा मैं इसको, या फिर मेरे को महीने भर तक फिर खाना ही नहीं है ना. तो अगर मेरे को क्रेविंग हो रही है 2-3 बार 4 बार, तो फिर लोगों को भी होगी, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे हम लोग सिमिलरली ही सोचते हैं कहीं ना कहीं. सो ऐसे मैंने चूरोज डिस्कवर किया पुणे से. सिमिलरली बबल टी था, बबल टी वाज आल्सो डिस्कवर्ड इन पुणे. तो मतलब मैंने पर्सनली पुणे से डिस्कवर किया था, तो वो स्टोर था वहाँ पे, हमने मल्टीपल जगहों पे ट्राई आउट किया, तो लगा ये चीज़ है मे भी वर्क कर सकती है. तो उसमें से बबल टी वर्क नहीं करी, चूरोज वर्क करे. सो हिट एंड ट्रायल का गेम है, एंड ट्रैवल इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे एक एग्जाम्पल दूँ आपको, गुजरात में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं QSR जो कि एक इंडिविजुअल डिशेस पे चल रहे हैं बेसिकली. जो गुजरात की फेमस डिश हैं काफ़ी सारी, खांडवी हो गई, ये हो गई, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के प्लेसेस हैं, जो सिर्फ उन पे ब्रांड्स बन चुके हैं. 50-50 स्टोर्स हैं उनके गुजरात में, छोटे छोटे आइटम्स के. बट गुजरात स्पेसिफिक में ही है, वो बाकी स्टेट्स पे अभी नहीं गए. वो आप बाकी स्टेट में नहीं गए तो मे भी आप लेके आ सकते हो. ब्रेकफास्ट में जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जयपुर में अपने यहाँ पे कचौरी इज़ द मोनोपोली, है ना. कचौरी का मार्केट शेयर जितना है, और समोसे का, कचौरी समोसे का जितना मार्केट शेयर है, उतना कोई और ब्रेकफास्ट आइटम नहीं है. आप भी नहीं ऑर्डर करते हो, घरों में मेजॉरिटी वही चलती है. तो गुजरात में बहुत सारे आइटम है ऐसे ब्रेकफास्ट के, तो मे बी कुछ ऐसा ला सकते हो आप. एंड सिमिलरली बाहर ऐसे बहुत सारी इंस्पिरेशन है. डिज़र्ट आइटम्स बहुत सारे हैं. अभी जैसे एक ट्रेंडिंग है एफोगाटो, उसके ऊपर जिलाटो आइसक्रीम, तो वो एक ट्रेंडिंग चल रहा है. जिलाटो नहीं है अभी यहाँ पे, अच्छी ब्रांड नहीं है कोई जिलाटो की. जिलाटो इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी डन वेरी नाइसली. केक्स में बहुत अच्छे मार्जिन्स रहते हैं, तो केक में अगर आपको यूनिक दे सकते हो तो दैट इज़ अगेन अनदर वन थिंग जो कि हो सकता है. और बाहर से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो आप, क्योंकि बाहर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में अच्छी एक्सेप्टेंस आई है. जैसे वॉफल की बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है, चूरोज की बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है. तो मे बी मतलब आप बाहर के बहुत प्रोडक्ट, जैसे मैं अभी यूरोप गया था, तो मैंने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स देखे वहाँ पे, है ना. तो 1-2 में तो मैं ही कुछ प्लान आउट कर रहा हूँ. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी, मिनी पैनकेक्स तो थी वहाँ पे. मिनी पैनकेक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस आई. बट मिनी पैनकेक्स स्पेसिफिक भी एक ब्रांड है 99 पैनकेक्स, जो मुंबई में बहुत बढ़िया है, बट अभी Tier 2 में नहीं है मेजॉरिटी कहीं पे भी. एंड सिमिलरली एक और चीज़ मैंने देखी, मिनी डोनट्स. वो छोटे छोटे डोनट्स थे, है ना. एक प्लेट में उन्होंने 8 डोनट दिए हुए थे ऐसे, एंड चॉकलेट डिजल करके. मतलब कुड बी अ गुड थिंग अगर आप ऑपरेशन वाइज फिगर आउट कर सको. तो मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन काफ़ी है. एंड ऑफ द डे यू हैव टू फिगर आउट कि यार क्या करना है. अब चाय में ही लोगों ने इतनी सारी ब्रांड्स बनाई हुई हैं. प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे फिगर आउट करें. जैसे मेरे को, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके फाइंड आउट करा कि ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, बट मैं अपने पर्सनल डेटा पे नहीं जाके कलेक्टिव डेटा, क्योंकि बिजनेस उस पर ही चलता है कि कितने ज़्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट हो सकता है, बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आया या फिर उतना एक्साइटिंग नहीं लगे वो डेजर्ट मान लीजिए या कोई डिश मान लीजिए. तो वो हम टेस्ट आउट कैसे कर सकते हैं कि हाँ ये करेगा मार्केट में, हम लोग इट्स वर्थ ट्राइंग ऑल्सो. नहीं कर सकते, मतलब आपको कराना ही पड़ेगा लोगों को ट्राई.
नहीं, जैसे- लोगों को ट्राई मतलब कैसे करा सकते हैं स्मॉल स्केल में? एक होता है कि जैसे हमने डिश कहीं आप देखी अपने- और हमने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे भी फूड कार्ट, या फिर उसके पहले हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ट्राई कराएं, या फिर एक किस तरीके से वो ट्राई कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से तो आज की डेट में तो कोई इशू ही नहीं है ट्राई करवाने में आपको। आप एक इंस्टा पेज बनाओ बढ़िया, और आप एक गूगल फॉर्म बनाओ, और आप एक बताओ कि यार ये ऐसा ऐसा ट्रायल रन कर रहे हैं हम लोग, आपके दोस्तों को भी बुलाओ, और आपके एक क्रिएटिव बनाओ बढ़िया कहीं से भी उसका कि ऐसे ऐसे ट्रायल या कुछ भी जो भी है आपका। लेट्स से कि जिलाटो आप चालू कर रहे हो, तो एक शुभम जिलाटो करके आप बढ़िया सा लोगो बनाओ उसका, और एक क्रिएटिव बना के आपके दोस्तों को फ्लोट कर दो, दोस्तों के दोस्तों को फ्लोट करवा दो। यू होस्ट पीपल एट योर होम। अगर आप जब तक ट्राई नहीं करना चाहते हो, मैक्सिमम लोगों से फीडबैक लो, बिकॉज मतलब यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, है ना, तो मैंने भी करी है। हमें लगता है कि यार मुझे लग रहा है कि ये चलेगा तो मुझे लग रहा है कि ये चलेगा, तो मुझे नहीं भी लग रहा है कि ये चलेगा, कोई ऐसा भी है। तो दो जनों में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। डेटा आपका बड़ा होना चाहिए, कम से कम 50-60 लोग हों, 30-40 लोग हों, 100 लोग हों जो कि बोल रहे हैं कि यार हाँ अच्छा लग रहा है, तो फिर आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हो। बट देखो कोई गारंटी नहीं है उसमें भी, आपको हो सकता है 100 लोगों को समझ आए, बट जब आप 1000 लोगों पे जाओ तो नहीं समझ में आए। तो ये करके ही देखना पड़ेगा। ये आप परफेक्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता जो आप लॉन्च कर सको कि यार ये परफेक्ट चीज़ है और ये लॉन्च कर देते हैं। बट एक तरीका है जिसमें मतलब जैसे जो मैं कोई नई ब्रांड अगर मुझे लानी है तो मैं थोड़ा उसमें सोचता हूँ कि यार ये चीज़ है, तो व्हाट आई डू इज़ स्विगी जोमेटो के अगर आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं तो यू गेट द डेटा कि कौन से एरिया में क्या चल रहा है, किसके ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, है ना, तो आपको डेटा मिल जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि किस चीज़ के ऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं उस एरिया में। जैसे मुझे पता था कि मोमोज़ के बहुत ऑर्डर हैं, बिरयानी इज़ द नंबर 1 सेलिंग आइटम ऑल ओवर, सेकेंड नंबर पे मोमोज़ था। तो अगर मार्केट शेयर इतना बड़ा है तो अपॉर्चुनिटी तो है, बट अपॉर्चुनिटी के साथ आपको साथ में वो चाहिए स्केल, जिस स्केल पे आप डिलीवर कर सको, प्लस एक कम टाइम में आप ज़्यादा ऑर्डर्स निकाल सको। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो मैंने जैसे वो डेटा निकाला और मुझे पता चला अच्छा है, तो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि यार ये लेके आते हैं ब्रांड, एंड उसको स्केल किया फिर। सो यू वांट टू हैव, या तो आप यूनिक प्रोडक्ट लेके आओ, या फिर आप मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करो उस स्पेसिफिक क्विजीन का। जहाँ पे भी आपको एक अच्छी क्राउड दिख रहा है, आई थिंक मॉल्स वगैरह के बाहर, आप वो ट्राई कर, उनको एक छोटा सा कैनोपी टाइप लगा के उनको ट्राई करा सकते हो। फीडबैक के लिए आपको इंस्टेंट मिल जाएगा फीडबैक, एंड पीपल आर बहुत ज़्यादा ना ओपन है नई चीज़ एक्सपेरिमेंट, स्पेशली फ्री यूथ। का तो हमें पसंद ही होता है। हाँ। कैडबरी करता नहीं है, डीमार्ट हाँ। के बाहर कैडबरी के वो होते हैं, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाएगा फटाफट। और आपको वैसे कुछ इवेंट वगैरह होस्ट करना है तो आई थिंक कोई भी आप एडवर्टीजमेंट वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट आई थिंक किसी भी मॉल जहाँ पे आपको लग रहा है अच्छा फुटफॉल है, वहाँ पे आप छोटा सा कैनोपी लगा के टेस्ट करा सकते हो। आई थिंक बहुत रिलेवेंट आपको बिल्कुल फीडबैक वहाँ से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वही है, उसमें लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में है मॉल में, अब उनको है कि आप फ्री में है जल्दी खिला के खत्म करो, तो वो कितना सीरियसली ले रहे हैं उस चीज़ को, वो एक चीज़ है। क्योंकि आपका तो 15-20 लाख रुपए लगने वाला है ना। हाँ, तो दोनों चीज़ें करो ना, मतलब आप करो ना मॉल वाली चीज़ भी करो, एक मास मतलब ज़्यादा डेटा मिल रहा है आपको, घर पे बुलाओ आप लोगों को, करो। हाँ, जितने आप कनेक्शन के थ्रू कर सकते हो वो कर लो। बाकी आपको एक फ्रेश ऑडियंस का चाहिए तो क्योंकि उसमें अच्छी बात ये है कि वो लोग जानते नहीं है आपको, तो ऑनेस्ट फीडबैक देंगे आपको, वैरायटी मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स भी हम लोग का एक जैसे होते हैं कि मेरे को भी ये अच्छा है, तो सिमिलर से आ जाते हैं। बट आपको एक होना चाहिए कि ओवरऑल डाइवर्सिफाइड ऑडियंस आपको वहाँ पे काफ़ी मिल सकती है आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करने के लिए। और जैसे अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो उनको फ्रेंचाइजी वाले रूट पे जाना चाहिए किसी ब्रांड की, या फिर उनको खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए? जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके पास 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो कौन सा रास्ता उनके लिए सबसे बेस्ट फिटेड रहता है? वो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपना स्टार्ट करना चाह रहा है। देखो फ्रेंचाइजी रूट इज़ ईजियर, क्योंकि बहुत सारी ऑपरेशन वाइज प्रॉब्लम्स होती हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। एंड इवन ये सेइंग है कि अगर आपने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम कर लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा मेजर चैलेंजेस होते हैं ना हर दिन के, तो वो आप डील कर लेते हो एक बार तो कुछ भी कर सकते हो आप एक्चुअल में लाइफ में। सो फ्रेंचाइजी इज़ अ बेटर रूट अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, बट डिसाइडिंग अ गुड फ्रेंचाइजी इज़ द क्वेश्चन, क्योंकि आज की डेट में हर कोई फ्रेंचाइजी दे रहा है, 50 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो वही आपको किस प्रोडक्ट पे लेनी है फ्रेंचाइजी, पहले आप वो डिसाइड करो, है ना।
इफ़ यू आर मतलब अगर आपको एक लिमिटेड कैश फ्लो है आपके पास, जैसे 15 से 20 लाख आपने बोला, तो आई थिंक फ्रेंचाइजी इज़ अ बेटर वे टू डू थिंग्स। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट आउट कर रहे हो, अगर आपके पास है 1 करोड़ रुपए डालने के लिए, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिर आप करो अपने लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। आप एक कंसल्टेंट हायर करो एंड स्टार्ट आउट करो। बट अगर फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो तो डिसाइडिंग द राइट फ्रेंचाइजी इज़ द मेन क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं अगर कोई न्यू है इस इंडस्ट्री में? तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है ना, क्योंकि 50 ऑप्शन अवेलेबल हैं। बर्गर अलग है, पिज़्ज़ा अलग है, डोसा अलग है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर क्विजीन के। तो आप डिसाइड करो कि यार, और मैं तो बोलूँगा फिजिकली खुद जाके आओ कि क्या खा रहे हैं लोग। मैं तो खुद जाता हूँ अभी भी देखने कि सिर्फ कई बार कि यार क्या खा रहे हैं लोगों का, पसंद क्या है। मैं अपने दोस्तों से पूछता रहता हूँ हर सर्कल में। तो पहले तो आप देखो कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, आप खुद क्या मंगा रहे हो ज़्यादा, आपके दोस्त क्या ऑर्डर करने ज़्यादा। तो वो एक प्रोडक्ट आपका फाइनल हो गया। अब आप देखो उसके ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है आपके पास फ्रेंचाइजी के, राइट। अगर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उनका आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आप ये देखो इन्वेस्टमेंट साइज़ क्या जा रहा है। आपको 20 से 25 लाख देना है, उन लोग का हो सकता है 35-40 हो, तो एक वो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हो गया। सेकंड मेरे ख्याल सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रेंचाइजी का सपोर्ट कितना ज़्यादा है आपको। पहली बात तो है, क्योंकि फ्रेंचाइजी इंसान लेता है 2 चीज़ों के लिए। एक तो इफ ब्रांडिंग, सबसे पहला ब्रांडिंग पॉइंट है कि यार लोग जानते हैं उसको, आपको ज़ीरो से ब्रांड नहीं बनाना। तो अगर फ्रेंचाइजी भी ले रहे हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ रही है, तो क्या फ़ायदा फ्रेंचाइजी लेने का, इट डजंट मेक सेंस, है ना। तो सबसे पहला तो ब्रांडिंग है। और सेकंड इंटरनली एक पॉइंट है, वो है सपोर्ट। क्योंकि जो नया इंसान है उसको नहीं पता कि रॉ मटेरियल ख़त्म भी हो सकता है, आप आउट ऑफ स्टॉक भी जा सकते हो। और अगर आप लेट्स से 11 बजे तक आपका आउटलेट चल रहा है और 8 बजे आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए, तो आपकी 3 घंटे की सेल गई जिसमें आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती जब आप नया स्टार्ट आउट कर रहे हो। तो वो फ्रेंचाइजी के एंड पे सपोर्ट और उनके सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं। मतलब उनके SOPs, उनके सिस्टम्स, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आप वो एक 1-to-1 मीटिंग करके उनसे समझ में आता है आपको कि यार कौन ज़्यादा सपोर्टिव है। इनफैक्ट जिन लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी ले रखी है उनके भी आप स्टोर पे जाके उनका एक्सपीरियंस दे सकते हो कि कस्टमर्स जो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको वेस्ट कितना छोड़ रहे हैं या फिर उनको क्या बातें कर रहे हैं खाने वो के बाद। इनफैक्ट जो ओनर है वहाँ पे जिसने फ्रेंचाइजी ली, उससे भी आप प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकते हो और वो आपको ज़्यादा ऑनेस्टली बताएगा। मतलब अगर किसी को बेचनी है तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन रहता है, ज़्यादा प्रोज बताएंगे, बट जो ऑलरेडी ले रखी है वो आपको एकदम फैक्ट वाला डेटा देंगे कि ये इस फ्रेंचाइजी के साथ ये चीज़ें बढ़िया है, ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की नीड है और ऐसे ऐसे। तो वहाँ से भी आपको एक इंसाइट्स मिल जाएंगे काफ़ी, ऑलरेडी जो फ्रेंचाइजी ओन करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट वाली बात बोली आपने, मैंने भी किया है। और करना चाहिए मेरे ख्याल से। आप काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, टाइम एफर्ट्स मनी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो और आप कोई 1 महीने के लिए नहीं कर रहे हो, आप एक लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए सोच रहे हो, तो आपको अच्छा टाइम देना चाहिए ये R&D में। इंस्टेंट इम्पल्सिव डिसीजन तो नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जाके आओ, आप खुद खा के आओ, आप कस्टमर के रिव्यूज़ लो, आपको कैसा लग रहा है, और जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनसे बात करो। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, क्योंकि वो आपको एक ओवरऑल जर्नी बता सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास 15% से 10% मार्जिन तो बचना चाहिए सारी फीस कटने के बाद में। 10 से 15% के बीच में अप टू 10% तो होना ही होना चाहिए। मिनिमम 10% तो होना ही चाहिए, जो कि टफ हो जाता है रेस्टोरेंट बिजनेस में काफ़ी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें ना। सबसे ज़्यादा आई थिंक पेन पॉइंट रेस्टोरेंट्स का है कि आपका बिजनेस कब कितना स्केल होगा वो पता नहीं। आपकी पहले दिन से फिक्स कॉस्ट है, रेंट का हो गया, SOPs का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, स्टाफ का हो गया। आजकल तो फिक्स कॉस्ट पहले से ही है। जैसे आप स्टार्ट आउट करोगे तो फिट आउट पीरियड मिलता है, जो 45 डेज या 30 डेज आपको बनाने का टाइम बोलते हैं उसको, फिट आउट पीरियड को। आजकल वो बंद ही कर दिया लोगों ने देना। तो बेसिकली द डे यू रेंटेड योर स्टोर, आपका चालू है रेंट उस दिन से। और स्टाफ भी आप ऐसा नहीं कि जिस दिन चालू होना उस दिन ले आओगे, 15 दिन पहले तो आपको लेके आना पड़ेगा। सो सैलरीज चालू हो चुकी हैं आपकी। और तो इसीलिए मतलब 10% तो एटलीस्ट एक मार्जिन मेरे ख्याल से बचना चाहिए, जो भी आप मॉडल समझेंगे लोग बाग, क्योंकि हर किसी के अपने मॉडल्स रहते हैं। तो उसमें फ्रेंचाइजी ओनर से जाके ये डिस्कस ज़रूर करें कि यार कितना नेट मार्जिन है जो उनकी जेब में आता है फाइनल। सो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन फैक्टर रहना चाहिए कहीं ना कहीं। हो सकता है कुछ फ्रेंचाइजी ओनर डिस्क्लोज नहीं करें, बट आपको है ना डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एडिशनल इनपुट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ। कोई एग्जैक्ट नंबर्स बता देगा, कोई परसेंटेज बता देगा, तो आपको ओवरऑल अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस फ्रेंचाइजी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में। और कौन से लोगों को रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए?
और कौन से लोगों को करना चाहिए, उनके पीछे क्या रीज़न है, ये आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिए। मतलब मैं तो बोलूँगा मत ही करो। मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, व्हाई यू शुड नेवर स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस। बट हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब फन वाली बात है। बट आपको नहीं करना चाहिए अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो, है ना, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट फॉर द पीपल हु गेट एंग्री अ लॉट, है ना। आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। मतलब आपको अगर साल भर तक लेट्स से कुछ कमाई नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ तो यू हैव टू बी ओके एंड यू हैव टू फिगर आउट द थिंग नेक्स्ट डे। मतलब आपको फिर भी फिगर आउट करना है कुछ नया चैलेंज अगले दिन। तो पेशेंस नहीं है तो मत करो बिल्कुल भी, पेशेंस वाला ही गेम है ये बहुत ज़्यादा। और आई थिंक एक कैपिटल कहीं ना कहीं ज़रूरी है। सो एक लिमिटेड कैपिटल के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जो लोग स्टार्ट करते हैं तो वो एक जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का आइडिया लेके चलते हैं, वो सिर्फ उतना लेते हैं कि यार 10 से 15 या 20 में मेरा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बट सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बाद ऐसा नहीं है आपकी डे 1 से या पहले महीने से आपका नेट NPNL पे रेस्टोरेंट आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट यूजुअली तो नहीं होता। 8 में से 10 केसेस में तो बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो जो आपकी कैपिटल है वो आप उस हिसाब से डिसाइड करो। कोई स्पेसिफिक नंबर या फिर कितने महीने का आपका? 12 महीने का रनवे होना चाहिए आपके पास। 12 महीने का 12 रनवे महीने। होना चाहिए। हाँ, जो कि वन टाइम कॉस्ट के अलावा वन कि टाइम मतलब लेट्स से कि आपका प्रॉफिट नहीं आया, है ना, 12 महीने तक, तो आप 12 महीने सस्टेन कर पाओ उतना आपके पास पैसे होने चाहिए। बेसिक इसमें जो आ गया, जैसे फ्रेंचाइजी फी वन टाइम कॉस्ट हो गई, जैसे या फिर 1 साल या 5 साल के लिए हो गई, तो आप उसको हटा दो। आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, आई थिंक रेंट, स्टाफ और इन्वेंट्री, ये 3 ही मेन फिक्स कॉस्ट हो गई। इसका इनटू 12 या इसके अलावा भी और कुछ? हाँ, नहीं, रेंट, स्टाफ, इन्वेंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा खर्चा है एंड मेंटेनेंस बहुत होता है रेस्टोरेंट में, क्योंकि इक्विपमेंट्स हैं तो काफ़ी मेंटेनेंस चाहिए होता है आपको। तो ये अपने आप में ही काफ़ी अमाउंट है। आप देखो, अगर एक QSR भी आप रन कर रहे हो तो बेसिक में अगर मैं देखूँ तो 4 से 5 6 लाख रुपए एक बेसिक से बेसिक में कहीं नहीं गए खर्चे में। सो आपके पास एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि जस्ट इन केस, क्योंकि ये तो हर कोई प्लान करता है कि यार बढ़िया चलेगा और चला लेंगे अच्छे से, बट व्हाट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट वेल, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए आपके पास में। बिकॉज जैसे मैंने बोला, 1 साल तो आपको सर्वाइव करना ही है, चाहे आप लड़ भिड़ के कैसे भी करो, है ना। तो 1 साल में आपको फिगर आउट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 साल तो अगर आपने सर्वाइव नहीं किया ना, क्योंकि 1 साल तो चाहिए आपको फिगर आउट करने के लिए यार ये सही भी था या नहीं था डिसीजन। क्योंकि 1 साल में आपके 80% कॉम्पिटिशन तो वैसे ही बंद हो जाएगा। लोग बाग मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला पाते, और यही रीज़न है नहीं चला पाने का, क्योंकि कैपिटल उन्होंने प्लानिंग नहीं कर रही, वर्किंग कैपिटल उनको लगता है 3 महीने में तो मैं यहाँ से इतने लाख रुपए विड्रॉ कर लूंगा, सैलरी हो जाएगी, वो चल जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो चीज़ों को लेकर। मतलब मिसकंसेप्शन है ये, एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है, और मोर देन ओवर कॉन्फिडेंस मिसकंसेप्शन है। बिकॉज जब आप बाहर से देखते हो एक रेस्टोरेंट को चलते हुए, तो आपको क्या दिखता है, बढ़िया लोग आ रहे हैं, बढ़िया सेल आ रही है, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, तो दिखता बहुत अच्छा है। लाइक फ्रंट एंड में बहुत ग्लैमरस बिजनेस है, मतलब आई कॉल इट वेरी ग्लैमरस, यू गेट अ वेरी गुड फ्रंट एंड कि यार आपके रेस्टोरेंट है, ये है, वो है, बट उतना ही डिफिकल्ट है बैक एंड में, है ना। तो वो जो सेल आ रही है आपकी डेली, उससे ज़्यादा खर्चे आपके सेट हैं ऑलरेडी। राइट, क्योंकि बाहर से डेली कुछ नया आ जाता है, अनसर्टेन कॉस्ट आपकी हमेशा रहती है इसमें। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है अनसर्टेनिटी वाला। मतलब ये तो मैं बहुत, जब हम बैठते हैं डिस्कशंस में तो मैं यही डिस्कस करता हूँ सबसे ज़्यादा। अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, डिपेंडेंसीज मतलब मल्टीपल चीज़ों पे, जो और बिजनेसेस में नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट में है। बारिश ज़्यादा हो गई, आपकी सेल डाउन हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि लोग पता नहीं आए ना आए, उनका मूड चेंज हो जाएगा, कुछ और खाना है। धूप ज़्यादा है, लोग बाहर ही निकलेंगे घर से, नहीं आएंगे, है ना। सिमिलरली बारिश ज़्यादा है तो स्विगी जोमेटो वाले वो भी नहीं अवेलेबल होते डिलीवरी पार्टनर्स, तो आपके ऑर्डर्स वैसे ही कम हो गए। सिमिलरली धूप ज़्यादा है तो भी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। फेस्टिवल आ गया तो लोगों का हो सकता है मन ज़्यादा हो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ खाने में, तो आपके यहाँ आए। फेस्टिवल नहीं है तो कुछ और हो सकता है। लाइट नहीं आ रही आपके यहाँ पे, पावर कट्स होते रहते हैं, पावर कट हो गया, आपने एक ऑर्डर टाइम पे नहीं दिया, आप उसमें नीचे चले जाओगे। आपका स्टाफ भाग गया, कैसे आप अगले दिन चलाओगे। और मतलब
50 चैलेंजेस हैं डेली के, नहीं जो आप फिगर आउट करोगे, आप आओ खोलो। वो अपना एक लर्निंग प्रोसेस है, आप कितना भी चीज़ें कर लो बट आपकी एक लर्निंग जो सिखाएगी, आप जब एग्जीक्यूट करोगे तब वो आप नई चीज़ें वहाँ से सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर किसी को एक नया स्टार्ट करना है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, सबसे लो एंट्री बैरियर जैसे फूड कार्ट वगैरह पे वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उसकी सबसे ज़्यादा जो फिक्स कॉस्ट होती है रेंट की, वो आप बचा सकते हो। और ऑफ कोर्स स्टाफ भी आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल हायर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट होता है तो 3-4 लोग तो हो ही जाते हैं। फूड कार्ट में आप मैनेज कर सकते हो कि भाई इनिशियल 3 महीने के लिए ना 2 लोग भाई तुम मैनेज कर लेना, आप उनको चाहे एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दो कि भाई आपको मार्केट में 15,000 है तो मैं आपको 18,000 20,000 रुपये दे रहा हूँ एज अ सैलरी, जो भी मार्केट स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा दे दो, जिससे आपकी एक एडिशनल 15-20,000 की तो बच रही है वो कॉस्ट, वो वहाँ पे देके तो आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। कोशिश हम लोग को सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट कम रहे हमारी इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि आपको नहीं पता सेल कितनी होगी मंथली। तो फिक्स्ड कॉस्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कम फोकस रखने पे। और वो फूड कार्ट से आपका रेंट कम हो गया, वो हो गया। इन्वेंट्री भी है ना, आप टाइम के साथ बढ़ा सकते हो, सेल बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। अगर हम लोग जैसे ऐसे सोचते हैं कि शुरुआत में ना ज़्यादा ला के रखें तो कई लोग मिस आउट नहीं कर जाएं, बट ये मेरे को लगता है ना आप कम ला के रखो ताकि आप सेफ खेलोगे। पहली बात, आपकी इन्वेंट्री ख़राब नहीं हो रही। दूसरा, लोगों में भी ये रहेगा कि ये सेल आउट हो रहा है तो ज़्यादा डिमांड लग रही है, बजाय कि आप बना हुआ खाना ऐसा कुछ वेस्ट हो रहा है आपका, तो वो इन्वेंट्री कॉस्ट भी जा रही है और लग रहा है कि यार रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओपन हो, वो सारी चीज़ें। आई थिंक फिक्स कॉस्ट सबसे बड़ा पेन पॉइंट एक रेस्टोरेंट्स का, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। एंट्री बैरियर आप अगर ट्रक में जा रहे हो तो ये सॉल्व हो जा रहा है। इसके अलावा क्या लगता है आपको कि कौन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए किसी भी रेस्टोरेंट ओनर को स्टार्ट करने से पहले? तो स्टार्ट करने से पहले 4-5 चीज़ें आई थिंक। अगर आप QSR स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी आप स्टार्ट कर रहे हो, QSR भी नहीं एक्चुअल में, QSR हो गया या फूड कार्ट हो गया या फिर आपका फाइन डाइन भी हो गया, सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकेशन, है ना। अच्छा, ये मतलब काफ़ी रीलों पे चलता है कि भाई लोकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, अपना क्लाउड किचन खोल लो मिलियनर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक मिथ है। लोकेशन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। ये मैंने पूरे अपने 7-8 साल में जो एक लर्निंग अगर आप बोलोगे तो वो लोकेशन ही है। लोकेशन बहुत ज़रूरी है, भले ही आपका ज़्यादा रेंट भी पड़ रहा हो उस चीज़ में लेके, क्योंकि अगर आपने गली में ले ली ये सोच के कि यार आधे रेंट पे मिल रही है फ्रेंड से, तो वो एक रीज़न है कि वो आधे रेंट पे मिल रही है, और हमें लगता है कि गली में ही तो है, एक गली तो है, लोग आ जाएंगे। लोग नहीं आते। लोग नहीं आते। लोगों का जो मार्केट बना हुआ है फ्रंट एंड, वो वहीं ही रहते हैं। बहुत मुश्किल है लोगों को लेके आना गली में, पॉसिबल नहीं है। तो लोकेशन इज़ द नंबर 1 फैक्टर जो लोगों को डिसाइड करना चाहिए, QSR में तो खासकर, बिकॉज QSR वर्क्स ऑन स्केल, और स्केल आपको चाहिए तो आपको हाई स्ट्रीट चाहिए। या तो आप हाई स्ट्रीट में खोलो, हाई स्ट्रीट जैसे अपने जहाँ पे रश रहता है, राइट, या फिर आप मॉल में खोलो। तो मॉल में ऑलरेडी एक वो रहता है कि यार भीड़ आएगी, संडे भीड़ रहती है, वीकडेज में भी लोग रहते हैं, तो ये। बट अब करंट सिचुएशन में आई थिंक आज से 2-4 साल पहले मॉल ज़्यादा जाते हैं लोग, अब थोड़ा कम होता जा रहा है। हम लोग भी जैसे जाते हैं तो केवल मूवी देखने या फिर कुछ उस टाइम पे ही जाते हैं। तो हाई स्ट्रीट इज़ द बेस्ट वे, और हाई स्ट्रीट में रेंटल्स बहुत महंगे होते हैं, मतलब स्टार्ट फिर 1 लाख, 1 लाख से स्टार्टिंग है मेजॉरिटी हाई स्ट्रीट में रेंट। बट फ्री मार्केटिंग काफ़ी हो जाती है वहाँ पे, ब्रांड अवेयरनेस आपके कितनी हो जाती है वहाँ पे, बिकॉज आपका ब्रांड को कोई नहीं जानता अगर लेट से, तो वहाँ पे आपको दिन के लाखों लोग गुजर रहे हैं, तो आपको फ्री विजिबिलिटी मिल रही है, आप कुछ भी करा सकते हो। आपके ऊपर है आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो आपकी ब्रांडिंग को लेके, आपकी मार्केटिंग को लेके, बट लोग तो गुजर रहे हैं वहाँ से। इंस्टेड ऑफ एक गली में आपका है, यहाँ पे फुटफॉल ही नहीं है, तो डजंट मेक सेंस। तो आप 30-40 हज़ार रुपये का लेट्स से अगर आपने ले भी लिया एक गली में शॉप, मगर आपकी सेल ही नहीं आएगी, और आपने यहाँ बाहर ली, तो सबसे पहले तो सेल लाना, राइट, सेल लाना अपने आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो आएगी आपकी एक अच्छी लोकेशन पे ही, तो लोकेशन सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड उसके बाद आई थिंक स्विगी जोमेटो को बहुत लोग मिसकंसेप्शंस हैं काफ़ी सारे उसके साथ में, बट एंड ऑफ द डे इट इज़ अ एग्रीगेटर एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड लॉट ऑफ सेल्स, राइट। अगर आप ढंग से प्ले अराउंड कर रहे हो तो स्विगी जोमेटो भी क्या है, अगर आप देखो इट्स लाइक एल्गोरिथम, जैसा आप SEO में वर्कआउट करते हो, तो ये भी एक तरीके का SEO ही है ना। उनका एक अपना एल्गोरिथम है, वो आपको क्रैक करना ज़रूरी है। अब आपका देखो खाना तो अच्छा होना ही पड़ेगा अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है, तो खाना अच्छा नहीं है तो आप साल भर चला लोगे, 1.5 साल चला लोगे, 2 साल से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। खाना अगर आपका अच्छा है तो आपको रिव्यूज़ अच्छे मिलेंगे। सो फर्स्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ रिव्यूज़।
अगर आपके रिव्यूज़ हैं लेट्स से 1000-1500 रिव्यू आपने करा दिए साल भर की ड्यूरेशन में जितना आप सर्वाइव कर रहे हो, आपको ऐड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रहोगे टॉप में, राइट। बट लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इस वाली चीज़ को, है ना। तो रिव्यूज़ वन ऑफ द फैक्टर्स हैं। एंड आपकी मतलब सेल डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट, जो भी आपकी डाइनिंग सेल आ रही है उससे। ऑब्वियसली कमीशंस काफ़ी होते हैं, बट वो आपको आपके एंड पे फिगर आउट करना है कि आपको नेट मार्जिन कितना चाहिए बैंक में, राइट। बट सेल्स 2x 3x ईजी स्विगी जोमेटो कर सकता है आपकी, प्रोवाइडेड योर प्रोडक्ट इज़ गुड एंड सेकेंडली योर पैकेजिंग ऑल्सो हैज़ टू बी गुड। क्योंकि अब हमारे पास 50 ऑप्शन है लेट्स से ऑर्डर करने के, बट आपसे भी अगर मैं पूछूँ तो आप 1-2 स्क्रॉल से ज़्यादा नीचे करते ही नहीं होगे। आपको पता है कि यार मेरे तो फिक्स हैं जो आपको ऊपर दिखाएंगे, है ना। आप 10 से 12 रेस्टोरेंट देखोगे, आप उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाओगे। तो चैलेंज वो है उसमें कैसे आया जाए। अब उसमें आने के लिए फर्स्ट टाइम तो आपको ऑर्डर करवाना पड़ेगा लोगों से, राइट। तो आपकी लेट से सेल 5 से 6 लाख हो रही है, तो आराम से 8-10 लाख तक जा सकती है अगर आप स्विगी जोमेटो पर ढंग से प्ले अराउंड करते हो, जिसमें वन ऑफ द फैक्टर्स इज रिव्यूज़। देन आपकी फ़ोटोज़ अपडेटेड होनी चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शंस अपडेटेड होने चाहिए, एंड जो आपका KPT है लाइक किचन प्रिपरेशन टाइम, वो 10 से 12 मिनट के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो आधा घंटा ले रहे हो प्रिपेयर करने में, बिकॉज थिंक एंड ऑफ द डे इट इज़ एन एल्गोरिथम, राइट। एल्गोरिथम का क्या काम है? एल्गोरिथम का काम है, जैसे स्विगी जोमेटो का जो एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट? द पर्पस ऑफ दैट इज़ टू डिलीवर फूड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ ऑर्डर्ड टू अ रेस्टोरेंट दैट इज़ B, लेट्स से B से A पे डिलीवर करना है एंड एफिशिएंटली करना है, कम से कम टाइम में बेस्ट खाना डिलीवर करना है। ये एक पर्पस है उस एल्गोरिथम का। अब आप बताओ वो किसको ज़्यादा रिकमेंड करेगा ऊपर, जो एक 30 मिनट ले रहा है कि किचन प्रिपरेशन टाइम में, या फिर जो 15 मिनट ले रहा है किचन प्रिपरेशन टाइम में? जो जितनी जल्दी दे रहा है वो उसको प्रायोरिटी देगा। भले ही हो सकता है इसके रिव्यू ख़राब हैं, यहाँ पे एक चेंज है इसके हो सकता है रिव्यू ख़राब हैं, फिर भी वो इसको प्रायोरिटी देगा रैंकिंग में। क्योंकि उसके लिए स्विगी जोमेटो के लिए नॉर्थ स्टार मैट्रिक क्या है? उसका सिंपल गोल है A से B उसको डिलीवर करवाना है एफिशिएंटली, कम से कम टाइम में। तो आपको KPT बढ़िया करना पड़ेगा ही अपना किचन प्रिपरेशन टाइम 10 से 12 मिनट, अगर आपको स्विगी जोमेटो पर स्केल करना है तो, राइट। दूसरा ये पॉइंट है। एंड तीसरा कस्टमर रिव्यूज़ जो आ रहे हैं उस पर, तो अगर फीडबैक ख़राब आ रहे हैं आपके पास में तो आप इम्प्रोवाइज करो। सो नक्श, आपने जैसे भी बताया कि रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी, अगर आपको स्विगी जोमेटो पे इन पे आपको स्केल करना है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्केल करने के लिए। रिव्यूज़ के लिए आपके पास ऐसे कुछ हैक्स हैं जो इंस्टेंट जो स्टार्ट कर रहा है उसको फटाफट रिव्यूज़ आ जाएं? एक बहुत बढ़िया हैक बताता हूँ मैं आपको, जो कि मैंने ट्राई आउट किया हुआ है मल्टीपल जगहों पे। आप एक 5 रुपये वाली जो चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क या 5 स्टार या फिर किटकैट, वो ले आओ काफ़ी सारी बल्क में, और सस्ती पड़ते हैं, डीमार्ट से लेके आओगे या कहीं से भी लेके आओगे। और एक स्टिकी नोट का वो ले आओ पैकेट, है ना। स्टिकी नोट लेके आओ, प्रिंट आउट मत निकलवाना, उसके पीछे रीज़न है। तो स्टिकी नोट पे आप बढ़िया सा एक पर्सनलाइज नोट लिखवा लो अपने दोस्तों से या किसी से, 50-100 रखवा के रखो, है ना। और वो आप ऑर्डर में भेजो चॉकलेट के साथ में, है ना। जैसे मैंने एक नोट लिखवा रखा है, बहुत अच्छा है, वी डिड अ लिटिल डांस इन द किचन एज सून एज वी हर्ड यू हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अस, है ना। तो एक पर्सनलाइज लगता है। अब देखो मैंने ऑर्डर किया, मेरे घर पे आया, साथ में एक नोट आया कि यार इन्होंने तो अलग सा ही मैसेज भेजा साथ में, और एक चॉकलेट आई। अब क्या मीठा आता है ना, डिज़र्ट आता है, तो आपका खाना कितना ही गंदा हो आपको 1 स्टार तो नहीं देगा वो, पहली बात तो ये है ना। और उसके पीछे आप स्टिकी नोट के लिख दो, प्लीज़ रेट अस 5 स्टार इफ़ यू लाइक आवर फूड। तो वैसे तो हम रिव्यू नहीं करते, हम लोग भी नहीं करते, हमसे कोई कितना ही बोल रहे हैं, बट एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपने उसको एक बेट दिया या कुछ भी दिया। यू आर नॉट जस्ट डिलीवरिंग फूड, यू आर डिलीवरिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि वो एक महीने में 100 जगहों से मंगा रहा है, बट ये एक्स्ट्रा गिफ्ट, फ्री गिफ्ट कौन दे रहा है उसको? आप ही तो दे रहे हो। तो एक तो आपसे वो दोबारा रिपीट ऑर्डर ज़रूर करेगा, और दूसरा चांसेस हैं कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू दे दे। और अच्छी बात ये है कि 1 स्टार तो नहीं देगा आपको क्योंकि अगर नेगेटिव है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप डालेगा। पॉजिटिव है तो आपको पुश करना पड़ेगा उसको कि भाई देना दो यार प्लीज़, इट विल हेल्प अस एज अ ब्रांड, एज अ। ये मत लिखो, क्योंकि ये तो आगे से मांगना नहीं है, मतलब बहुत डायरेक्टली, मतलब कुछ आप क्रिएटिव लिख के भेजो उसमें। ठीक, आप ये मत लिखो कि इट विल हेल्प अस ग्रो आवर ब्रांड, क्योंकि आप मान चलो आज आपके पास आता है, हर कोई यही लिख के भेजता है आपको। आप कितनों में करते हो? कितनों में? बहुत कमर्शियल लगता है कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करते। कुछ पर्सनलाइज भेजो तो उसको क्लिक हो, हैंड रिटन, उसमें एफर्ट लगेंगे बट इट्स वर्थ इट। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके रिव्यू आने की। नाइस, काफ़ी अच्छा सजेशन है ये फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग न्यू। यस।
और एक नक्शे मेरे को रोड मैप दो। जैसे आज मेरे पास एक आइडिया है, आज मैंने डिसाइड करा है कि मेरे को रेस्टोरेंट लाइन में बिजनेस करना है, तो मेरे को एक रोड मैप बना के दो कि है ना इतना टाइम मेरे को R&D में लगाना है, इतना मेरे को ये चीज़ डिसाइड करनी है, इतना मेरे को है ना लोकेशन फाइंड करने में इतना टाइम लगना है, इतना मेरे को ब्रांडिंग मार्केटिंग में फोकस करना है, इतना मेरे को सिस्टमैटिक करना है, और कितने टाइम में मैं ऑपरेशनल हो जाऊंगा, और फिर उसके बाद मेरे क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो एक ये जर्नी आप मेरे को रोड मैप जो आर स्टार्टिंग उनके लिए आप मेरे को हेल्प करो। वैसे तो ये हाइपर स्पेसिफिक है, कौन स्टार्ट कर रहा है, स्टूडेंट है, कितना कैश फ्लो है, वो सब चीज़ें अलग अलग हैं, बट फिर भी एक बेसिक जनरलाइज बात करें अगर, सबसे पहले तो आपके इन्वेस्टमेंट क्लियर होना चाहिए आपको कि यार इतना इन्वेस्टमेंट डालना है मुझे और इतने टाइम तक डालना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना इसमें। तो आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए यार इतना मुझे डालना है इन्वेस्टमेंट। सेकेंड चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकेशन। अगेन तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको फिगर आउट कर लेनी चाहिए लोकेशन। लोकेशन ऐसी चीज़ है जो एकदम से नहीं मिलती, आप नज़र रखो पहले से ही, है ना। लेट्स से आपको 4 महीने बाद आपकी फ्रेंचाइजी फाइनल हो रही है या फिर 6 महीने बाद आपको करना है, बट आप लोकेशन देखना पहले ही चालू कर दो, 6 महीने पहले से ही। 6 महीने पहले से चालू कर, नहीं मिलती। जैसे लोकेशंस खाली होंगी तो अब सीधा फेब मार्च के बाद खाली होंगी, क्योंकि दिवाली के बाद एक पीक आता है रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो वो फेब मार्च तक चलेगा। मार्च के बाद फिर लोकेशंस खाली होंगी, तो जब खाली होती हैं तब ले लेनी चाहिए। मतलब मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ रेस्टोरेंट बिजनेस में, जिन्होंने 2-3 महीने का फ्री रेंट दिया है उस लोकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा था कि ये ही चाहिए मुझे लोकेशन, तो 2-3 महीने सिर्फ रेंट दिया उन्होंने उस चीज़ को लेके। तो लोकेशन तो आप देखते ही रहो पहले से ही, राइट। सो लोकेशन जैसे सबसे ज़रूरी पॉइंट है, और तो वो ज़रूरी है। उसके बाद आपका स्टाफ। R&D में हम लोग को ये अगर फ्रेंचाइजी करनी है तो उसमें आपको लगभग कितना टाइम देना चाहिए कि मेरे को ये प्रोडक्ट करना है, इतना टाइम मेरे को इसमें, और अगर मेरे को फ्रेंचाइजी में जाना है खुद में जाना है, तो ये दोनों में कितना टाइम आपको हिसाब से होना चाहिए? अगेन देखो पर्सनल चीज़ है, ये डिपेंड करता है। अगर आप खुद शेफ़ हो तो आपको पता है कैसे बना सकते हो आप चीज़ें। अगर आप शेफ़ नहीं हो या आपका कोई नाता नहीं है फूड से दूर दूर तक, ऐसा मेरा नहीं था बनाने को लेके, अगर मोस्टली जो स्टार्ट कर रहे हैं वो शेफ नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप करना चाह रहे हैं कुछ। बेटर आप मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने मैक्स दो, क्योंकि इट्स बेटर टू एग्जीक्यूट फर्स्ट। 2 से 3 महीने के ज़्यादा टाइम देना है प्रोडक्ट फाइंड करने में, R&D वगैरह में। फुल स्केल से लगो ना आप, 2 से 3 महीने बहुत मोर देन इनफ है आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। 2 से 3 महीने आर मोर देन इनफ। ऐसा कुछ नहीं है आप 2 साल तक सिर्फ परफेक्ट फ्रेंचाइजी ढूंढने में लगे हुए हैं। इतना आप डिले एग्जीक्यूशन करो ना तो वो चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, आपको बहुत परेशान कर देगी। इतना टाइम आपको रखना चाहिए, एक टाइम फ्रेम और डेडलाइन की है ना, इतना मैं लगभग इतने टाइम में मैं ये चीज़ डिसाइड कर दूंगा एग्जीक्यूट। इसकी लर्निंग्स के ऊपर मैं फिर वापस एक नया डिसीजन ले सकूं, ताकि वो डेटा तो रहे। अब हवा में ही हम लोग सोचते रहेंगे ये हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी चीज़ें कभी। एग्जैक्टली तो वो 2 से 3 महीने इनफ है आई थिंक फिगर आउट करने के लिए। आपको आपने एक बार फाइनल कर लिया, फिर आप बस ओवर थिंकिंग बंद कर दो कि यार चलेगा नहीं चलेगा, वो फिर आप लग जाओ उसको चलाने में, है ना। एंड फिर उसके बाद एक रोड मैप आना ज़रूरी है। तो अगर इसको डिवाइड करें प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट में कर सकते हैं। प्री लॉन्च, ड्यूरिंग द लॉन्च पीरियड एंड पोस्ट लॉन्च चीज़ों में कर सकते हो। तो प्री में ये सब पार्ट आ गए, आपके इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना, आपका लॉन्च वाला कौन सी फ्रेंचाइजी लेनी है, आपको कैश फ्लो कितना है, आपका स्टाफ फिगर आउट करना और डेली ऑपरेशंस फिगर आउट करना, और अगर आप पार्टनर्स हो तो आपके रोल्स डिसाइड करना। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हो तो एक अलग चीज़ है, बट यूजुअली 2-3 लोग मिलकर चालू करते हैं, जितना मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में। तो आपके एक रोल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवाइड होना, क्योंकि नहीं तो क्लैशेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मेजर रोल्स क्या होते हैं जैसे एक रेस्टोरेंट बिजनेस होता है तो? 3-4 हैं। सबसे पहला है डेली ऑपरेशंस रनिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो जो इंसान ऐसा हो जिसको ऑपरेशंस में मज़ा आता हो, आई थिंक उसे वो रोल लेना चाहिए। सेकंड इज़ मार्केटिंग, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ से पुल आएगा लोगों का, वो एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें एक इंसान जिसको ब्रांडिंग पसंद है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो आउटस्पोकन है थोड़ा, आई थिंक बात कर सकता है लोगों से, वो एक रहेगा तो बेटर है। तीसरा फाइनेंस, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फाइनेंस है, बिकॉज आपके नंबर्स ऐसे टोस पे होने चाहिए आपको कि यार ये खर्चा मैं नहीं कर सकता इस महीने, तो मैं नहीं कर सकता इस महीने, है ना। फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और एक ओवरव्यू ओवरऑल आपका CA हो गया जो आपके टैक्सेस को लेके आपको बोलेगा, तो एक वो इंसान है मेरे ख्याल से, दैट इज़ इनफ टू हैव। तो आपको मार्केटिंग वाला बंदा आपके स्विगी जोमेटो से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, जो भी उनके POCs हैं। ऑपरेशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का एक हो गया, एक ऑपरेशंस हो गया, एक फाइनेंस हो गया। तीन हम लोग मेजर हमारे रोल्स हैं। अगर 3 पार्टनर्स कर रहे हैं तो आप डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज अगर 1 या 2 है तो आप हायर कर सकते हो और उसको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एरिया की दे सकते हो स्टाफ को या अपनी टीम मेंबर्स को।
परफेक्ट। एंड उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? तो प्री में तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आ गई, आपका रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा। तो आप कोशिश करो, प्री में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, तो आप कोशिश करो फिट आउट पीरियड लेने का, आपके जो भी ओनर हैं। अगर आपकी खुद की जगह है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपका जो भी ओनर हैं उनसे कोशिश करो फिट आउट पीरियड। फिट आउट पीरियड वो पीरियड होता है जो आपको मिलता है जिस ड्यूरेशन में आपका रेंट नहीं लगेगा। बेसिकली 30 से 45 डेज तक मिलता है यूजुअली, आपका रेंट नहीं लगेगा, तो आप उस ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बिकॉज कंस्ट्रक्शन भी एक टाइम लेगा आपका, है ना। फिर आपको कंस्ट्रक्शन में डिसाइड करना है आप किसको दोगे, या तो फ्रेंचाइजी खुद ही बनाती है यूजुअली, नहीं तो आपके खुद का कोई आर्किटेक्ट है, तो उससे एक टाइमलाइन डिसाइड करके चलो आप 30 to 45 डेज में आपको बनाना है। तो आपका मेरे ख्याल से आउटलेट रेडी हो गया। ये सारी चीज़ें हैं प्री में। ड्यूरिंग वाली ड्यूरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको टेक केयर करनी है। सबसे पहला आपका स्टाफ, सबसे ज़रूरी चीज़ वही है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनको बढ़िया खाना खाना है, राइट। एंड आपका खुद का होना भी ज़रूरी है वहाँ पे स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट, क्योंकि जो एक हॉस्पिटैलिटी है ना, फूड में 60% पार्ट खाने का है और 40% प्यार का है। हाँ, 100% ये चीज़ फैक्ट है। अगर आप खुद हो वहाँ पे और आप कस्टमर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के, रादर देन कोई स्टाफ इंटरेक्ट करेगा। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके 10-15 हो गए तो आप हर जगह नहीं जा सकते, बट 1-to-1 एक, अगर आपके 3 से 6 महीने भी आप रहते हो और एक 1-to-1 आपके कस्टमर से इंटरेक्शन है उस ड्यूरेशन में, तो 90% ज़्यादा चांसेस है वो कस्टमर रिपीट आएगा ही आएगा। आपको फीडबैक जो डिटेल्स मिलेगी ना इम्प्रूवमेंट की, वो बहुत होगी, जो कि शायद आप अगर रिमोटली या फिर सिर्फ वहाँ पे काउंटर पे बैठ के रहोगे तो आपको मिलेगा नहीं, वो मिस आउट कर रहे हो आप अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। लोगों को लगता है जॉब के साथ स्टार्ट करते हैं या फिर किसी के साथ स्टार्ट करते हैं, बट ऑटोमेशन पे नहीं चलता स्टार्टिंग में। तो आपको कम से कम 2-3 साल देना पड़ेगा, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ थोड़ा सेमी ऑटो कर सकते हो उस चीज़। एंड स्टाफ में जैसे आपने ये ओवरऑल रोल्स बताए 3 मेजर, स्टाफ में भी आपको लगता है इस एरिया में इतने स्टाफ चाहिए या फिर इस एरिया में, तो वो स्टाफ का क्विजीन वाइज डिफरेंट है, हर क्विजीन का एक अलग है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट यूजुअली 6 से 7 स्टाफ तो हर जगह रिक्वायर्ड होता है। और QSR है तो 4 से 5 स्टाफ भी इनफ है। कार्ट में आप एक खुद आप हो सकते हो, 1-2 जने और आप हायर कर सकते हो, बट हाँ 4 से 5 स्टाफ तो जरूरी है। ये 4 से 5 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे आप डिवाइड करते हो अदर देन मेकिंग फूड? मतलब फूड स्पेसिफिक कितने होंगे और क्लीनिंग रिलेटेड के होंगे, ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डिवाइड करते हो स्टाफ में? अलग अलग होते हैं, वही अगेन क्यूजिन वाइज ये डिफरेंशिएट करेगा। तो मेन इज हेड शेफ, आपका जो एक पूरा किचन का कंट्रोल जिसके हाथ में सारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है करवाना सब लोगों से, राइट। सो ही इज़ द हेड शेफ। फिर कॉमी 1 कॉमी 2 के रोल्स के आते हैं जो कि हेल्प करेंगे उसको। एंड जैसे चॉपिंग हो गई, तो चॉपिंग ऑलरेडी करके मिलेगी उसे, एंड वो सिर्फ उसको बनाएगा फिर, राइट। सो वो एक रोल हो गया। फिर यूटी का एक रोल होता है जो कि क्लीनिंग का आप पार्ट कह रहे हो, वो यूटी के अंदर आता है। जो यूटी वाला स्टाफ एक अलग होता है जो कंप्लीट क्लीनिंग ऑफ द स्टोर और वो सब चीज़ें टेक केयर करेगा। एंड मतलब फ़नी स्टोरी आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में तो जैसे मैं हूँ तो मैंने सब चीज़ें करी हैं, मैंने क्लीनिंग भी करी है ना, मैं स्टाफ की प्लेट, मतलब कस्टमर की प्लेट्स भी उठाई हैं और बनाया भी है। अच्छा। तो सब करना पड़ता है मेरे ख्याल से, आई थिंक स्टार्टिंग में तो। और कस्टमर अगर आपको देख रहा है खुद को करते हुए, तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार ये बंदा खुद कर रहा है, तो मतलब एफर्ट ले रहा है, तो अपन भी, वो भी अप्रिशिएट करता है उस चीज़ को, राइट। सो ऐसे मल्टीपल रोल्स हैं, अलग अलग क्विजीन वाइज वेरी करते हैं, ये वाली चीज़ है। सो या बट एक आपका जो मेन मैनेजर है जो फ्रंट काउंटर पर बिलिंग काटेगा, और जो आपका मेन एक हेड शेफ है, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं। भले ही एक्स्ट्रा सैलरी आपको देनी पड़े तो दो, मैं बोलूँगा इसमें आप कट ऑफ मत करो, ये इंपॉर्टेंट रोल है, काम इन्हीं को करवाना है, मेजॉरिटी टीम लीड है बेसिकली आप। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है रेस्टोरेंट बिजनेस से स्टाफ को लेके, कि स्टाफ हम लोग कैसे इसको कंसिस्टेंट रखें, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो कि स्टाफ मैनेजमेंट कभी कोई छोड़ के जा रहा है तो वो ओवर डिपेंडेंट होता है एक रेस्टोरेंट, खास करके कोई शेफ़ पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्या कोई सिर्फ इंसेंटिवाइज करके हम लोग उस पर करें, या फिर और क्या क्या हैक्स आपने कभी अप्लाई करे हो अपने रेस्टोरेंट्स में? दो, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है अभी। हमारे पास हमेशा स्टाफ की कमी रहती है यूजुअली, एंड वो है ही, मतलब ये ऐसी दिक्कत है तो दिक्कत है, बट वी हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई की जिससे स्टाफ सस्टेन भी किया है, ऐसी बात नहीं है। लाइक वी डू वन थिंग, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, है ना, जिसमें हमें कैश अमाउंट, एक कैश इंसेंटिव देते हैं ओवर द सैलरी, एंड कई बार हम अलग अलग चीज़ें देते हैं। मैंने एक बार उनको मूवी की टिकट्स दी हैं, एक बार उनको शूज़, कभी उनके लिए कपड़े, कुछ ना कुछ चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ें हर कोई नहीं दे रहा। तो अगर आप इंसेंटिवाइज करोगे
बेटर चांसेस है उनके रुक जाने के, कोई गारंटी नहीं कि वो रुकेंगे, राइट. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड उसके अलावा आपका एक पर्सनल टच स्टाफ से कितना है, लाइक आपका मेरे ख्याल से एक पर्सनल टच होना चाहिए जिसमें आपसे वो बात कर सके, चीज़ों को लेके डिस्कस कर सके. अगर वो है तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके रुकने के कहीं ना कहीं. जैसे मैंने एक लास्ट ईयर एक चीज़ की थी, जब पूरे स्टाफ को हम सुबह सुबह एक नाहरगढ़ पे लेके गए थे ट्रिप पे. सब लोगों को सुबह 4 बजे उठा के वी स्टार्टेड विद मंदिर एंड फिर वहाँ से नाहरगढ़ ले गए, उनको मैगी खिलाई, फिर नीचे कचौरियाँ खिलाई बढ़िया, और फिर लेके आए. तो उस दिन स्टाफ के मैसेज आए थे मेरे पास में कि बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मैसेज आए कि यार सर नोबडी हैज़ एवर डन दिस थिंग फॉर अस, दिस मीन्स सो मच. मतलब हमें बहुत प्यार था मतलब उन मैसेज में. तो वो सब स्टाफ अभी तक है, राइट. तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई फिक्स आंसर है ही नहीं, आपको इनोवेट करते रहना परमानेंट है. सॉल्यूशन नहीं है, बस इसको मिनिमाइज कर सकते हो आप ये कुछ तरीकों से. तो जो सुन रहे हैं अगर उनको पता है तो वो भी कमेंट्स में बताएं, हम भी जानना चाहेंगे और भी सॉल्यूशंस. सो या व्हाट अबाउट मार्केटिंग, ब्रांडिंग आफ्टर लॉन्च पे हम लोग को कितना टाइम किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? सो मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई थिंक स्टार्टिंग में तो, है ना. और सबसे बड़ी मिस्टेक भी ये लोग करते हैं कि लोग मार्केटिंग बजट निकालते ही नहीं है. मतलब जो आप कंसिडर करते हो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, उसमें आप केवल ऑप्स का इन्वेस्टमेंट लेते हो, आप मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेते. आपको लगता है आ ही जाएंगे लोग बाग, 50 ऑप्शन है, लोग नहीं आते. तो एक तो जैसे मेरा डिस्कशन होता है कई बार रेस्टोरेंट ओनर से अलग अलग, तो मैं जो वो बोलते हैं कि यार इतना बजट क्यों मार्केटिंग का, तो मेरा एक आंसर है उसको लेके कि यार जब आप, और मतलब क्या रिटर्न मिलेगा उससे, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि यार क्या इतना लगाया तो कितना मिला, ये यूजुअली वो रहता है. कोई फिक्स आंसर नहीं है ऑब्वियसली इसका. तो मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ उस पर, आप ये डीप फ्रिज लेके आए हो, ये आपको 60,000 का पड़ा है, लाख रुपये पड़ा, अब इसने कितना रिटर्न दिया आपको, कोई आप प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हो ये वाली चीज़ें. बट यू हैव टू, इंटीरियर्स में इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं क्या रिटर्न फर्स्ट डे पे, हाँ, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि कितने कस्टमर आएंगे, बट हमने करा है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ एक बढ़िया एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करेगी. जो भी कस्टमर आएंगे, बट मार्केटिंग के थ्रू ही तो आएंगे कस्टमर्स. उसमें को लोग खर्चा ही नहीं करते. तो अब वो लेट्स से 10 लाख रुपए लगा दिए इंटीरियर में, क्या वो है मतलब चांसेस कि वो आएंगे ही आएंगे, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है उससे, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं. तो कैसे प्लान करना चाहिए एक रेस्टोरेंट ओनर को? और डोंट यू थिंक कि लॉन्च से पहले भी मार्केटिंग चालू कर देनी चाहिए, बजाय कि सिर्फ लॉन्च के बाद हमने देखा 1 महीने चला है अब कस्टमर नहीं आ रहा फिर प्लान कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज, पैसे वेस्ट कर चुके हैं क्योंकि 1-2 महीने तक आप कुछ करे नहीं हो, और फिर वो स्टाफ के लिए, टीम के लिए भी डिमोटिवेटिंग हो जाता है. तो कैसे प्लान करना चाहिए एक रेस्टोरेंट ओनर को अपनी मार्केटिंग एंड वो? आई थिंक मार्केटिंग पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, एज यू सेड. कितने टाइम पहले? 15 से 20 दिन पहले तो एटलीस्ट स्टार्ट हो जानी चाहिए आई थिंक. और उससे मतलब महीने भर से पहले भी करने का कोई मतलब नहीं है, लोग भूल जाएंगे. इतना ही अटेंशन स्पैन होता है हमारा. तो 15 से 20 दिन पहले तो आपको स्टार्ट आउट कर ही देना चाहिए. मल्टीपल चीज़ें मार्केटिंग में, आप इन्फ्लुएंसर्स से कोलैबोरेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस आप स्टार्ट कर सकते हो, कंटेंट आप शूट करना स्टार्ट कर सकते हो. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जब मैं बाउजी लेके आ रहा था जयपुर में, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत कॉमन हो चुकी थी तब तक. बट मुझे हमेशा से था यार कुछ अलग ही करेंगे हम, तो जब भी करते हैं कुछ अलग ही करते हैं. तो व्हाट आई डिड दिस टाइम, हमने 4-5 इन्फ्लुएंसर लिए मैंने, एंड दिल्ली का ब्रांड था बिकॉज, तो मैं उनको दिल्ली ले गया, है ना. और उनसे ऐसी स्टोरी डलवाई कि दिल्ली से हम लोग लेके आ रहे हैं जयपुर, क्योंकि जयपुर में अच्छे मोमोज नहीं मिलते. और ये लॉन्च से 15 दिन पहले हो चुका था, तो एक प्री हाइप ऑलरेडी थी लोगों के दिमाग में. फिर मैंने मोमोज मंगवाए और उनका शूट करवाया जयपुर सिटी में, राइट. एंड एक सेंट्रल आइडिया था कि यार जयपुर दिखना चाहिए, जयपुर का एक कोर जैसे हवा महल हो गया और जो भी चीज़ें हैं, और मोमोज दिखने चाहिए, तो एक कनेक्शन दिखना चाहिए उनके बीच में. और उस शूट पे एड्स चलाए विदाउट एनी टेक्स्ट. इतना था, वी आर कमिंग, जस्ट टू डेवलप दैट इंट्रीगिंगनेस, है ना. अब एक बात दो, आप खुद एक आंसर दो इस चीज़ का कि एक तो एक ऐड चल रहा है सिंपल कि हम लोग लॉन्च हो रहे हैं, आप आ जाना इस चीज़ पे, और दूसरा एक क्रिएटिव ऐड चल रहा है, इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी पुश कर रहे हैं उस चीज़ को कि यार हम दिल्ली से लेके आ रहे हैं क्योंकि जयपुर में नहीं मिलते. और दूसरा एक क्रिएटिव आपको वो दिख रहा है, जयपुर दिख रहा है और मोमोज दिख रहे हैं, और सिर्फ इतना है कि वी आर कमिंग. आप इंट्रीग किससे हो गए ज़्यादा? ऑफ कोर्स जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, और ये दूसरी वाली चीज़ से एंट्री हो गई. तो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं. लोग सिर्फ एक बेसिक क्रिएटिव डाल देते हैं कि भाई हम लॉन्च हो रहे हैं, आप आ जाना. लोग नहीं आते. रीज़न नहीं है ना, कुछ एक्साइटिंग कुछ रीज़न नहीं दिया आपने उनको कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये कुछ टेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ ऑफर मिलेगा, ये एक्सपीरियंस मिलेगा.
तो उनके पास कोई रीज़न नहीं होता, यू हैव टू गिव सम रीज़न। एग्जैक्टली, तो कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। और एक स्टोरी भी बनाई थी हम लोगों ने ऐसी, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हमने की 15 दिन के पीरियड में, जिससे एक ऑलरेडी मतलब दिस इज़ वन वेरी फन स्टार्ट, हम लॉन्च भी नहीं हुए थे, हमारे पेज पे 0 पोस्ट थे इस टाइम तक, क्योंकि स्टोरीज जो डाली हैं वो इन्फ्लुएंसर्स ने अपने पेज पे डाली हैं, जो एड्स चल रहे हैं वो हमारे पेज पे चल रहे हैं, और वो मेटा के थ्रू चल रहे हैं, पोस्ट नहीं हुआ हुआ है ना। सिमिलरली जो स्टोरी चल रही है वो भी मेटा के थ्रू रन हो रही है, कोई भी पोस्ट नहीं हुआ हुआ, 0 पोस्ट। हमारे पास 80 मैसेजेस थे हमारे डीएम्स में, कब ओपन हो रहे हो आप, वाओ, लॉन्च डे से पहले, एंड वी वर सोल्ड आउट ऑन फर्स्ट डे, वाओ, लॉन्च डे पे। सो पहले ही करना ज़रूरी है ऑब्वियसली। आप जितना मेरे ख्याल से अगर आप जितना एग्रेसिव हो सकते हो 3 से 6 महीने में स्टार्टिंग में, वो आप हो जाओ, जितना आप स्पेंड कर सकते हो करो, क्योंकि 6 महीने अगर आपका ब्रांड नहीं चला उसके बाद चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन हो जाता है कि यार ये तो चलता ही नहीं है, क्यों जाए हम इस पे, जहाँ भीड़ दिखती है। नेगेटिव मार्केटिंग हो गई आपकी एक तरीके से। एग्जैक्टली, इवन हम भी ये डिस्कस करते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में कि यार यहाँ तो भीड़ ही नहीं रहती, क्या करें जाके। अब अगर आप ऐड चलाओगे ना 6 महीने बाद, तो उनको लगेगा कि आप पुश कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, वो दम नहीं है प्रोडक्ट में, बट आप मार्केटिंग के थ्रू हमको फोर्स कर रहे हो आने के लिए, वो एक्साइटमेंट बिल्ड करने की। बट उसके पहले अगर आप प्लान करोगे ना, तो पहले से ही लोग वेट कर रहे होंगे कि ये आएगा। चाहे आपका प्रोडक्ट और फूड थोड़ा एवरेज भी होगा ना, बट आपने हाइप इतनी पॉजिटिव क्रिएट कर दी होगी कि लोग ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली, तो पुल क्रिएट होता है। और इसमें तो आई थिंक आपके भी कुछ पॉइंटर्स होंगे कि मार्केटिंग को लेके, क्योंकि आपने इस चीज़ में काफ़ी काम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बिजनेस ओनर्स को, आप बेसिक क्रिएटिव्स पे आप रिलाय मत करो, और आपको हमेशा कुछ क्रिएटिव रखना पड़ेगा अपने डिज़ाइन अप्रोच में। दूसरा, आपको ऑर्गेनिक के भरोसे मत रहो। सोशल मीडिया ऑर्गेनिक रीच में आपको, अनलेस आपका क्रिएटिव कंटेंट नहीं है रील्स के अराउंड, तो आपको रीच नहीं मिलेगी। क्राउजल्स और इन सब में आपको रीच नहीं मिलेगी। तो हमेशा फोकस करो कि आपका कंटेंट अच्छा हो, और आपको ये डिसाइड करो कि जैसे आपने 10 पोस्ट डाली ऑर्गेनिक रील्स, यूजीसी कंटेंट, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, आपको पता चलेगा कि किस में सबसे अच्छा ऑर्गेनिक रीच चाहिए। तो आपको डेटा आ गया कि पीपल आर लाइक बहुत अच्छी तरीके से इस पर इंगेज हो रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि ऐसे 2-4 पीस एक ऐड का कॉम्बिनेशन बना के, हमेशा एक छोटे बजट पे तो कंसिस्टेंट आपका चलना ही चाहिए। स्पेसिफिक एक रेडियस में अगर आपकी दुकान है, शॉप है, रेस्टोरेंट है, तो आपके 5-10 किलोमीटर में जो सबसे नियरेस्ट लोग आ सकते हैं, उस एरिया में आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू, मेटा एड्स के थ्रू, और वहाँ पे आपको एक अवेयरनेस वीडियो व्यूज़ के ऑब्जेक्टिव के साथ हमेशा आपका, चाहे आप 500 रुपीज़ चला रहे हो पर डे का बजट, या 200 रुपीज़ भी चला रहे हो, वो चलता रहना चाहिए। उसके एलिमेंट्स ही होने चाहिए कि आपको कुछ जो यूजीसी कंटेंट बना है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, उसमें कुछ उनको लगना चाहिए कि ये कुछ अच्छी चीज़ है। उसमें कहीं ना कहीं आपकी फूड का, अगर रेस्टोरेंट है तो फूड के आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहिए कि ये मस्ट ट्राई आप करना यहाँ पे आओ तो। और कुछ अगर आप ऑफर इंटीग्रेट कर सकते हो, जो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उनको एक एक्सक्लूसिविटी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके थ्रू, ऐड के थ्रू। तो वो आई थिंक उसको काफ़ी अच्छा एक रीज़न मिलेगा कि वो विजिट करें। एंड आई थिंक रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत सारे कॉन्स हैं, बट एक जो सबसे मुझे पॉजिटिव लगता है कि इसमें ना रिकरिंग बहुत अच्छा है। क्योंकि आप शायद ड्रेस लेते हो तो आप हो सकता है 3 महीने बाद दूसरा लो, आपको खाना 3 बार खाना है दिन में। आपको अगर आपने कैसे भी ये क्रैक कर लिया कि मैं फ्रीक्वेंसी कैसे कर सकता हूँ वॉक इन कस्टमर्स की ज़्यादा, हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार, तो आपका बिजनेस बन गया, सॉर्टेड है। आपका नए कस्टमर्स एक्वायर भी नहीं करोगे तो भी आपका यहाँ पे चलेगा। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आपको हमेशा मार्केटिंग तो चलती ही रहनी चाहिए। शुरुआत में जैसे आपने कहा कि आप एग्रेसिव हो जाओ जितनी भी पूरी प्लानिंग्स के साथ, बाद में एक कंसिस्टेंट बजट, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अब बिजनेस चल गया है तो आप चलो। हमेशा आपको कुछ ना कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए, रिलेवेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती ही रहनी चाहिए। इसमें एक मेरा क्वेश्चन और था कि जैसे एड्स हम चलाते हैं, तो एड्स में आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कितने लोग एड्स से आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये मेरे को चैलेंज लगता है हमेशा कि ये फिगर आउट करना। इजी है, आप वो ऐड में स्पेसिफिक बता दो, कुछ कूपन कोड या फिर कुछ इमेज बोल दो, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, या फिर ये हमें मैसेज कर दो तो हम आपको ये ऑफर दे देंगे। तो आपको पता चलेगा, जैसे ई कॉमर्स D2C में हम लोग करते हैं, तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर का एक अलग से कोड बना हुआ रहता है, तो हमको पता लग जाता है बैक एंड पे कि कौन से इन्फ्लुएंसर से कितनी सेल आई है, कौन से। ऑफकोर्स अगर एक इन्फ्लुएंसर का ये कोड लगा हुआ है तो ये कोड वहीं से आया उस इन्फ्लुएंसर का। 10 इन्फ्लुएंसर्स हमने हायर करें तो 10 के अलग अलग
कम्युनिटी अगर उनके कोड्स हमने बनाते तो हमें पता चल जाता है एंड ऑफ द डे कि ट्रैकिंग यूआरएल से कितने ट्रैफिक आया है और उसमें से कन्वर्ट कितने हुए। तो ये मैट्रिक्स बहुत इजीली पता चल जाते हैं कि आगे हम लोग को री इन्वेस्ट करना है तो कौन से इन्फ्लुएंसर्स को रिपीट हायर करना है हम लोग को। और फ्रीक्वेंसी आपको क्या लगती है कि जैसे हम लोग जैसे एक इन्फ्लुएंसर को डेली कुछ ना करें या फिर एक साथ काफ़ी लोग, जो जैसे सिटी में जयपुर में हम लोग बात करें तो हमने 20 इन्फ्लुएंसर हायर कर लिए, तो सेम डे पे पोस्ट करनी चाहिए 20 इन्फ्लुएंसर्स को, या फिर एक टाइम पीरियड के गैप में 5 इन्फ्लुएंसर आज करेंगे, 5 इन्फ्लुएंसर कल करेंगे, ऐसे रखना चाहिए? मेरे ख्याल से सेम डे तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज लॉस्ट हो जाएगा डेटा। यूजुअली हाउ आई डू इट इज जैसे 20 से 30 हम लोग हायर करते हैं क्रिएटर्स, तो एक तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं वो, है ना। सब फूड ब्लॉगर्स नहीं होते, कुछ फूड, कुछ फैशन, कुछ कम्युनिटी पेजेस, ऐसे मल्टीपल कैटेगरी, कुछ आर्टिस्ट, मल्टीपल कैटेगरीज, बिकॉज मल्टीपल कैटेगरीज में मल्टीपल नीशेस तक पहुँच रहे हो, है ना। तो मल्टीपल लोग होते हैं और एक दिन तो एक जना स्टोरी डालता है, नेक्स्ट डे उसके पोस्ट डालता है। लेट्स से 30 लोग आपने हायर किए, तो आपको 2 दिन हैमर हो रहा है जनता के ब्रेन में कि यार ये ब्रांड कुछ खुली है, तो आप 30 लोगों को 60 दिन तक आपका वो दिखा सकते, 30 लोगों से 60 दिन तक इंस्टा पे आप दिखा सकते हो ऐसे। तो अगर आप 60 दिन तक दिखा सकते हो तो आप एक दिन में क्यों वेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को? बिकॉज एक दिन में कोई ब्रांड नहीं बनता, तो इट हैज़ टू गो लॉन्गर वे, है ना। तो यूजुअली मैं ऐसे करता हूँ, तो यूजुअली जो चलता है वो 60 डेज तक चलता है हमारा कैंपेन, कोई भी चलता है। बट आपको नहीं लगता थोड़ा डाइल्यूट ज़्यादा हो जाता है ये? नहीं, कोई वो नहीं है। द थिंग इज कितनी फ्रीक्वेंसी है उस चीज़ की, मतलब कितनी बार दिख रहा है आपको। अगर एक बार कोई चीज़ दिखी, लेट्स से 50 बार दिख गई, 3 दिन बाद दिखी नहीं आपको या हफ्ते बाद दिखी, आप भूल जाओगे। करेक्ट, वो भी है। और ये भी है कि मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैंने 5 टॉप इन्फ्लुएंसर्स हायर करें अपने रेस्टोरेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, और मैंने बोला कि 5 को आप आज एक बार पोस्ट कर दो, आप 4 दिन बाद, 3 दिन बाद एक बार वापस स्टोरी लाइन में कुछ अलग स्क्रिप्ट पे अलग पोस्ट करना, तो वो टॉप 5 इन्फ्लुएंसर होंगे ना, वो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को कवर कर रहे होंगे। तो एक दिन उनको सबको दिख गया, फिर 3 दिन बाद वापस दिख गया, तो उनको एक रिलेवेंसी भी क्रिएट हो गई। और वहीं एक छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर आज एक कर रहा है, कल दूसरा कर रहा है, तो थोड़ा डायल्यूशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अच्छा। तो ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप बोलो कि हाँ एक बार आप तो फुल फ्लेज इसको कर दो प्रमोट, और फिर आप एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हो थोड़े टाइम बाद गैप के साथ। मतलब एग्जैक्टली जैसे फर्स्ट वीडियो है आपका, जो यूजुअली मैं भी कहता हूँ, फर्स्ट वीडियो जो है वो आपका सबसे बड़े क्रिएटर के साथ जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि एक अवेयरनेस पहुँच जाए सब लोगों में। अब उससे 2 फायदे हैं, एक तो ये है कि कुछ जो क्रिएटर्स कम फॉलोअर्स वाले हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे डीएम में, तो आपको मे बी पे नहीं करना पड़ेगा उन्हें। यू कैन कोलैबोरेट ऑन अ बार्टर बेसिस उनके साथ में। आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पे कर दो अगर वो पे मांग भी रहे हैं, और जैसे ही छोटे इन्फ्लुएंसर देखेंगे कि ये बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपको ऑटोमेटिक पिच करेंगे, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और वो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स आपको बहुत अच्छा कंटेंट, फ्रेश कंटेंट दे सकते हैं, और बहुत बढ़िया कंटेंट आता है। बट मेन चीज़ वही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो कांस्टेंट हैमर, ब्रांड हैमरिंग ज़रूरी है, वरना एक बार से आप सोचो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा ली तो हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं बोल रहा था कि एक छोटे बजट के साथ एक आपका ऐड कंसिस्टेंट चलना चाहिए, ताकि उनको वो दिखता रहे थोड़े थोड़े गैप के बाद कि हाँ अच्छा है कुछ, तभी आप एक्शन लेते हो। आपने खुद अपनी जर्नी कभी भी अगर ट्रैक करी होगी तो कोई भी प्रोडक्ट आप पहला ऐड देख के नहीं लगते हो। इट्स ऑल अबाउट रीमार्केटिंग, उनको आप कैसे बार बार आपको दिख रहा है कुछ नए ऑफर, नए एक्सपीरियंस, कुछ नई फ्रेशनेस के साथ, तब एक्चुअली यू डिसाइड ऑन दैट परचेज डिसीजन और मेक एनी विजिट टू दैट। ये होता है ना, मतलब जर्नी रहती है। जैसे इंस्टा पे आप पोस्ट डाल रहे हो, तो आपने लेट्स से कोई पिज्ज़ा की फोटो डाली, जैसे डोमिनोज डालता है, पिज्ज़ा की फोटो डाली, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से देखते ही वो आ गया। अब पिज्ज़ा की फोटो दिखी तो मेरे दिमाग में एक रिएक्शन होता है कि मुझे क्रेविंग हो जाती है पहले ही देख के। यूजुअली दिस इज हाउ वी थिंक, फोटो देख के क्रेविंग हुई, अब मैं अपना काम करने लग गया, फ़ोन पे बात करने लग गया, फिर मैं दोबारा इंस्टा खोला तो मुझे उसका ऐड भी दिख गया, ठीक है, अब डबल क्रेविंग हुई। फिर उसके बाद मैं फिर अपना काम करने लगा, फिर मैं किसी क्रिएटर की में भी और वो देख लिया, तो अब 3 बार हैमर हो गया वो एक ही दिन में। अब मैं संडे को मंगा ही लूँगा पिज़्ज़ा। एंड चलो ये हमने स्टार्ट कर दिया, मार्केटिंग हमने प्लान कर ली। स्विगी जोमेटो में ऐसे कुछ मार्केट करने तरीके इनिशियल लेवल पे कैसे करना चाहिए अगर कोई स्विगी जोमेटो पे हम लोग मार्केट करना चाहे तो? स्विगी जोमेटो पे इनिशियल लेवल पे सबसे पहले तो आपकी फोटोज होनी चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन होनी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो एकदम एसईओ की तरह है।
सेकेंडली द बेस्ट वे टू डू इट, आप इनिशियली आप एड्स लो स्विगी जोमेटो पे, जैसे गूगल एड्स चलते हैं, इंस्टा एड्स चलते उसके हैं। पहले आई थिंक रिव्यूज रेटिंग्स भी आपकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली वो सब तो प्री रिक्विजिट है ही है जो हमने इनिशियली डिस्कस किए। रिव्यूज़ हो गए, आपका केपीटी कम होना चाहिए जो हमने पहले भी डिस्कस किया है पॉडकास्ट में। 4-5 पॉइंटर्स वो तो है ही हैं जो होने चाहिए, और आप एड्स लो। देयर इज़ नो अदर वे। इनिशियली आप एड्स लो, आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो जैसे इंस्टा से आपकी रीच बढ़ जाती है, वैसे ही स्विगी जोमेटो पे भी एड्स होते हैं, और एड्स से आपकी एक रीच बढ़ जाती है। तो आपके लेट्स से 10 से 20 ऑर्डर अगर आ रहे हैं दिन के, तो एड्स से 70-80 ऑर्डर, 100 ऑर्डर्स तक पहुंच सकता है वो, तो उतने ज़्यादा लोगों को दिख रहा है वो। अब अगर आपका एक्चुअल में अच्छा है फूड, तो लेट्स से 100 ऑर्डर आप कर रहे हो एड्स के साथ में, एड्स बंद होने के बाद आप 50-60 तो करोगे, क्योंकि आपकी एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट और एक एक्सपोजर आपका मार्केट में है। क्योंकि एड्स में ये होता है ना, वो पुश करते हैं आपको ऊपर, और यूजुअली आप देखोगे स्क्रॉल करते हो आप 10 से 12 से नीचे आप जाते ही नहीं हो। 10 से 15 रेस्टोरेंट आप देखते हो लिस्ट में स्विगी जोमेटो में, दैट्स इट, उससे नीचे आप नहीं जाओगे। एक बजट का आप आइडिया दे सकते हो कि कितना आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कितना बजट आपको रखना चाहिए, मंथली बजट फॉर स्विगी जोमेटो? स्विगी जोमेटो के एड्स के लिए आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हो 10 से 12 हज़ार पर महीने का, क्योंकि वीकली चलते हैं उनके एड्स। तो अगर आप डिवाइड करो उसको 3 से 4 हज़ार रुपये वीक का। स्विगी पे जोमेटो दोनों मिला के कह रहे हो आप, ये 3,000-4,000 वीक? पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक बार में आप एक पे ही चलाओ, दोनों पे एक साथ मत चलाओ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसका रीज़न? इसका रीज़न यही है क्योंकि वही ऑडियंस है जो वहाँ से ऑर्डर कर रही है, वही ऑडियंस है। हाँ, कि हम भी ऑर्डर करते हैं, हम पहले कार्ट में ऐड करेंगे, फिर स्विगी बंद करके फिर जोमेटो खोलेंगे। आई थिंक उनको फाउंडर ने भी बोला था कि यार हमने ना एक बार ये ट्रैक करके देखा कि लोग है ना वो कर रहे हैं, स्क्रॉल करके हटा के, और फिर दूसरा ऐप थोड़ी देर बाद वापस आके देखते हैं। तो फिर हमने फिगर आउट करा वो एक्चुअली अल्टरनेट हमारा कॉम्पिटिटर का खोल के प्राइस कंपेयर कर रहे, देन दे आर टेकिंग द डिसीजन। एक बार एक टाइम के लिए आप चलाओ एक प्लेटफॉर्म पे, 3 महीने के लिए आप चलाओ, उस पर आप रिजल्ट मतलब आपका देखो क्या रिटर्न है। बिकॉज हर एरिया में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, और हर एरिया में अलग एग्रीगेटर डोमिनेट करता है। ओके। जैसे किसी एरिया में स्विगी के ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, तो किसी एरिया में जोमेटो के ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। तो ये पता कैसे कर सकते हैं कि मेरे को? आप इनिशियली तो नहीं कर सकते आप ये वाली चीज़ को पता, आप करके ही आपको समझ में आएगा ये कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरे को एक्सपोजर मिल रहा है ज़्यादा। तो 3 महीने आप वहाँ चलाओ, 3 महीने आप यहाँ चलाओ, आप खुद देखो आपका EOV किस पे ज़्यादा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हैं जैसे, है ना। तो लेट्स से अगर आपका स्विगी पे 200 रुपये आ रहा है, जोमेटो पे 300 रुपये आ रहा है, तो मे बी वहाँ पे ज़्यादा महंगे कस्टमर्स आपका ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास में बहुत डिटेल में डेटा है ना। सो दे आर द बेस्ट पीपल टू नो किसको बेचना है आपका खाना। सो या 3 महीने आप यहाँ चलाओ, 3 महीने आप यहाँ चलाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस पे ज़्यादा वर्क कर रहा है। डू यू थिंक मेन्यू का भी बहुत कुछ रोल है इसमें? मेन्यूज, हाउ यू डिज़ाइन योर मेन्यूज, और कैसे प्राइसिंग कैसे रखते हैं, आपका इसमें कुछ इंसाइट्स हैं? मेन्यू ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग मैटर करती है कैफ़े में या फाइन डाइन में। ऑनेस्टली QSR में नहीं फ़र्क पड़ता लोगों को, क्योंकि जैसे आप भी जाते हैं मैकडी या कहीं पे भी, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कैसा डिज़ाइन है उसका। बट हाँ, QSR है, कॉस्ट इफेक्टिव लोग देखते हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे QSR से अगर हैं तो हम जैसे मैकडी बुलाते हैं, तो मैकडी का एक परसेप्शन है हमारे दिमाग में कि 25 रुपये से बर्गर स्टार्ट हो रहा है, बट क्या आपका बिल आया है कभी 25 रुपये का? कभी नहीं आता हमारा 100 रुपये से कम बिल। उसके पीछे रीज़न है। तो इस तरीके से आप आपकी ब्रांडिंग रख सकते हो यार। वे आपके मेन्यू में एक लाइन है 25, 40, 50, यहाँ से आप स्टार्ट आउट करो, तो एक आइटम आपके में होना चाहिए उतने का, कि लोगों को कंफर्टेबल हो कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली हर कोई आ सकता है, फिर कोई भी आ सकता है, एंट्री बैरियर हटा दिया आपने। फिर यू सेल अप टू 200-300, जैसे डोमिनोज का है तो हमारा बिल कभी भी 500-600 से नीचे नहीं आता, बट डोमिनोज में भी यही है 49-60 से स्टार्ट तो ही रहे। तो ब्रांडिंग उसी चीज़ की करते हैं, तो एंट्री बैरियर इससे कम हो जाए। तो ये एक चीज़ है। कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्बोज भी होने चाहिए आपके पास, जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग रेगुलर में आपका खा रहे हैं, तो वो उनका एक कॉम्बो फिक्स हो जाएगा, दे कैन कम एंड हैव दैट। एंड ऑफर्स में अगर बात करें तो स्टूडेंट ऑफर एक चलता है काफ़ी कॉमन, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द मेजर क्राउड जो खाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो भी आप एक इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, 10 to 15% ऑफ ऑन द बिल। सो या बट मेन्यू हाइपर स्पेसिफिक है अकॉर्डिंग टू द क्विजीन एंड जो भी आप कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना चाहिए बिल्कुल। बट आपकी फूड कॉस्ट जो है वो 30 to 40% रहे। एक आप मेरे को इसका ब्रेक डाउन दे सकते हो कि अगर रेस्टोरेंट है तो कितना परसेंट किसको डेडिकेट होना चाहिए? जैसे फूड का आपने बताया 30% के अराउंड आपका फूड होना चाहिए, इसके अलावा स्टाफ सैलरी, रेंट, मार्केटिंग, कितना परसेंटेज रखना चाहिए बजट का? एग्जैक्टली तो फूड कॉस्ट सबसे पहले तो बड़ी कॉस्ट है, तो QSRs के अंदर तो 25 से 30% के बीच ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा ही है फिर वो, है ना।
40% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और फूड कॉस्ट भी अलग अलग है, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में 40 to 50% आती ही आती है, क्योंकि चीज़ें बढ़ जाती हैं और ये सब है। फिर आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर रेंट्स हैं जो आपके 12 से 15% के अंदर वेरी करना चाहिए कहीं ना कहीं, और आपकी सैलरीज हैं वो भी 15 से 20% के अंदर रहनी चाहिए आपकी कहीं ना कहीं। फिर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट और एक एड ऑन जो मेंटेनेंस होते ही होते हैं वो, तो 10 से 12% वो भी रहना चाहिए। तो आपके पास नेट मार्जिन 10 से 12% का बचना ही चाहिए सारी कॉस्ट। अगर आपकी फ्रेंचाइजी है तो 4 से 5% फ्रेंचाइजी को भी आपको देनी पड़ेगी, तो वो भी आप एक कॉस्ट कंसिडर करके चलो। पर आपके पास नेट 10 से 12% बचना चाहिए इसके बाद में। कि उतना नहीं है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं इशू है, आपको फिर वर्कआउट करना पड़ेगा आपके ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं। एंड जैसे बहुत सारे मैं देखता हूँ कि रेस्टोरेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं लोग, जैसे कोई एक डिश, कोई कहीं की लोकल डिश हमें पसंद आई एंड वहाँ से कहीं ना कहीं वो कुक अरेंज करके हमने स्टार्ट कर लिया एंड वो हिट भी हो गई। आपने देखा होगा जयपुर में बहुत सारी ऐसे चाट भंडार हैं छोटी छोटी लोकेशंस पे जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो ना वो स्केल नहीं कर पाते, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में स्केल नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनका चेन जो होती है बड़ी बड़ी नेशनल लेवल पे अलग अलग, वो नहीं कर पाते। तो अगर कोई ऐसे करना चाहे, और दूसरा डिपेंडेंसी भी बहुत हो जाती है उनकी वो जैसे कुक पे ही, कि क्योंकि सारा टेस्ट का गेम है वहाँ पे, कस्टमर्स उसी चीज़ के लिए आ रहा है, और अगर वो कुक पे ओवर डिपेंडेंट हो गए रेस्टोरेंट ओनर, तो आप रेस्टोरेंट नहीं चला रहे, वो कुक रेस्टोरेंट चला रहा है वो, तो सारी चीज़ें उसके हाथ में है। ये कैसे टैकल कर सकते हैं, और कैसे एक छोटा स्टॉल या छोटा एक रेस्टोरेंट को ये एक डिश को लेके वो स्केल कैसे कर सकता है, चेन्स, फ्रेंचाइजी, इन सब में? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली में आपका, और मेरे ख्याल से काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें हैं इसमें बताने लायक। सो मेरे साथ ना एक काफ़ी अच्छी एनालॉजी शेयर की थी कलोल बनर्जी ने। कलोल बनर्जी इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रिबेल फूड्स। रिबेल फूड्स इज़ अ यूनिकॉर्न इन फूड स्पेस, है ना। बहुत बढ़िया इंसाइट लगा था वो मुझे। वो ये था कि अगर आप QSR बना रहे हो जिसमें आपको स्केल करना है, राइट, तो आपके सिस्टम्स और आपके SOPs इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप सड़क से भी किसी को उठा के ले आओ ना, वो भी वैसा ही बनाना चाहिए जैसे आपका बेस्ट शेफ़ बना रहा है खाना, राइट। जिसका मतलब है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, आपकी जो रेसिपीज़ हैं, वो इतनी एप्ट होनी चाहिए कि 10 ग्राम डालना है या जो वटेवर डालना है जितना, उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए शेफ़ बना रहा है या कोई एक नॉर्मल आदमी बना रहा है, कोई भी बना रहा है। प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए, पर्सन ड्रिवन नहीं होना चाहिए, तभी स्केल हो सकता है पहली बात तो, नहीं तो स्केलिंग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उन्होंने लिटरली ये बोला था कि सड़क से भी मैं किसी को ले आऊँ ना, उसको बोल दूँ कि ये मिला दे, ये मिला दे, ये मिला दे, और यही बनना चाहिए, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट। तो सबसे पहला तो SOPs हैं, आपको शेफ़ से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, आपको खुद स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। उसके तरीके हैं, शेफ़्स के साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो, बट अगर वो नहीं बताते तो आप इनिशियली भी कर सकते हो। काफ़ी कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ आप बैठ के रेसिपीज़ आपकी स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, तो वो करनी ज़रूरी है अगर आपको स्केल करना है, बड़ा बिजनेस बनाना है। तो सबसे पहले तो वो एक चीज़ है उसके लिए। सेकंड, आपके पास ऑब्वियसली एक्सेस टू कैपिटल होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्केलिंग के लिए ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो आप इनिशियल जो भी प्रॉफिट आता है अगर आपके रेस्टोरेंट में, आई थिंक उसको स्पेंड करने से अच्छा है आप इन्वेस्ट करो 1 से 2 करने में, 2 से 3 करने में, बिकॉज जितने मल्टीपल आउटलेट्स होंगे उतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा लोगों को आपकी ब्रांड पे। जितना ट्रस्ट होगा उतनी सेल आपकी 3 और स्टोर्स की बढ़ेगी, सिर्फ एक की नहीं बढ़ेगी। अगर एक ही आउटलेट आपका लेट से बहुत बढ़िया कर रहा है और आपने साल 2 साल 3 साल तक उसको स्केल ही नहीं किया, तो फिर बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि वो बड़ा बने। 3-4 साल में आपको स्केल करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और आप ज़्यादा लोगों को कैटर कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये वाली चीज़ें, स्ट्रॉन्ग SOPs आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें शेफ़ की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड, एक्सेस टू कैपिटल ऑब्वियसली है, कहीं ना कहीं एक्सेस टू कैपिटल के लिए अगेन प्रॉफिट आपको री इन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस में। ये किसी भी डिश के लिए SOPs बन सकती है, मतलब एक बेसिक जैसे कोई कचौड़ी या फिर इन सब के लिए, जैसे वो जो हलवाई या फिर कुक होता है वो तो अपने अंदाज के हिसाब से बना देता है, तो इन चीज़ों के लिए भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है, ये इनकी भी SOPs बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। वो अगेन वो डिपेंड करता है आप बना के रहे हो। अगर आपको एक स्पेशलाइज्ड ही एक आउटलेट बनाना है तब तो फिर एक पर्सन पे डिपेंडेंसी रहेगी आपकी। बट अगर आपको स्केल करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने समोसे को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है अभी, हाउस ऑफ समोसा करके एक ब्रांड अभी उन्होंने लॉन्च किया है, एंड दे हैव स्टैंडर्डाइज समोसा विच इज़ क्रेजी। तो हर चीज़ में पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे नॉर्थ इंडियन जो भी रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं
दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज, आप जाओगे आपको सेम टेस्ट मिलेगा। आप देख लो ना, मतलब कहीं भी आप जाते हो आज की डेट में, अगर आपको सेम टेस्ट मिलता है तो ही आप रिपीटेड जाओगे। अगर टेस्ट में 19-20 भी होता है तो आपको समझ में आता है, मतलब हम लोग इंडियंस ऐसे हैं कि यार मज़ा नहीं आया, 19-20 है, इन्होंने क्वालिटी बिगाड़ ली है, ये आता है हमारा लाइन। सो ज़रूरी है, आई थिंक अगर आपको स्केल करना है तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग मार्केट में सजेस्ट करते हैं कि क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल है, बहुत है, और वो तो आपको इस पे क्या टेक है? डिपेंड करता है आपका किस विजन के साथ आप आ रहे हो। अगर आपको क्लाउड किचन में भी अगेन वही वाली चीज़, अगर आप स्केल कर सकते हो, पूरा सिटी कवर कर रहे हो आप, जैसे जयपुर जैसा सिटी है वो 6 से 8 क्लाउड किचन में आप कवर कर सकते हो, तो अगर आप कवर कर पा रहे हो और आपके रिपीटेड ऑर्डर्स हैं तो आप एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है 6 महीने साल भर में तो बहुत मुश्किल है फिर प्रॉफिटेबिलिटी आना आगे भी। तो आई थिंक एक विजन यही रहना चाहिए कि साल भर के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो पाओ। किस सिनेरियो में लोगों को क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहिए और किस सिनेरियो में लोगों को एक ऑफलाइन पूरा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए? क्लाउड किचन में अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट कम है कंपेयर टू अ QSR, बिकॉज आप एक मतलब छोटी जगह पे भी वर्कआउट कर सकते हो, लोग कई घर से भी ऑपरेट करते हैं, और एक मतलब हाई स्ट्रीट नहीं होना ज़रूरी है क्लाउड किचन के लिए कहीं ना कहीं, बट उसके प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। कॉन्स ये हैं कि फिजिकली लोग नहीं आते ऑब्वियसली वहाँ पे, और एक फ्रीक्वेंसी आने में ऑर्डर की, एक फ्रीक्वेंसी आने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले महीने से ही दिन के 50-100 ऑर्डर आने लग जाएंगे, तो उस टाइम पे आपके ऑर्डर्स भी कम रहेंगे, बट आपको आपके खर्चे तो निकालने ही हैं वो वाले। सो अगर एक लिमिटेड कैपिटल के साथ आप एंट्री लेना चाहते हो और आप फिगर आउट करना चाहते हो, 5 lakhs में पॉसिबल है? ईजी आप कर सकते हो, 5 लाख में आराम से वर्कआउट कर सकते हो। तो आप एक ट्राई आउट कर सकते हो विद क्लाउड किचन, और मे बी अगर वो अच्छा वर्कआउट करे। क्लाउड किचन में पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको किसी ने देखा नहीं है तो वो पैकेजिंग से ही लोग देख रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन वही है। तो पैकेजिंग में आप अच्छा इन्वेस्ट करो मेरे ख्याल से, अगर सिर्फ क्लाउड किचन है तो एक लिमिटेड अगर कैपिटल से आप स्टार्ट आउट करना चाहते हो ट्राई करने के लिए, तो यू कैन स्टार्ट विद क्लाउड किचन। और आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपकी कोई बहुत जेनरिक ऑलरेडी पॉपुलर डिश है तो आप क्लाउड किचन में ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप कुछ इनोवेटिव डिश लेके आ रहे हो तो डू यू रिकमेंड कि एक ऑफलाइन स्टोर होना चाहिए उसके लिए? आई विल ऑलवेज रिकमेंड ऑफलाइन स्टोर। वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा लोगों का एक्सेस है, और ज़्यादा लोग ट्राई आउट कर रहे हैं, तो फीडबैक भी आपको जल्दी मिलेगा कहीं ना कहीं, और ज़्यादा चांसेस हैं आप प्रॉफिटेबल होने के जल्दी। अच्छा, आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट अ स्टोर, ऑफलाइन स्टोर, क्योंकि क्लाउड किचन ऑर्डर्स आपको वैसे भी आ जाएंगे वहाँ से। perfect. So guys, almost we are done with all the questions we had regarding how to start a restaurant business in India. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो you can just comment down, and thank you Nakshatra for joining us and sharing your insights. Thank you so much. It Yeah. was amazing being here. See you soon on the next podcast. Bye.